गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सर ये फिजिकल का कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 10-12 सेशन लगेंगे यार, 10 सेशन मान। कोशिश करूंगा 10 जुलाई तक कंप्लीट करा। मेंस भी तो मेरे सेशन मुझे लगता है अगस्त में रहेंगे, स्टार्टिंग वीक से। खैर, तो हाँ, मैं एक सेशन रखूंगा तो साथ है ना, डाउट वाला। चलिए, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट कम हो जाता है स्ट्रेस, मतलब डेंसिटी वैसी कम हो जाती है कि ज़्यादा चीज़ जो दिखती है वो नीचे दिखाई देती है ना? हाँ, ठीक है। तो जो हमने कुछ क्वेश्चन अभी मतलब कुछ टॉपिक्स किए हैं उसके प्रैक्टिस शीट्स भी मैं आपको आजकल प्रोवाइड करूंगा, तो आप क्वेश्चन भी लगा के देखिए। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी के नेक्स्ट फेज को देख लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को, और सारी लेयर्स को अच्छे से कवर किया। इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। लेयर्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना था लंबे समय के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे ओजोन के बारे में कभी भी बात करें वो आपको, तो आपका आंसर स्ट्रेटोस्फियर आना चाहिए एटलीस्ट, है ना? जो यूवी ये बताओ कि कौन सी यूवी सी रेडिएशन जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं। उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े तो हाँ, टेम्परेचर इन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था हमने, रिलेटेड विद नॉर्मल लैप्स रेट का अपोजिट होना। ठीक है, लैप्स रेट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये भी देखा कि जब टेम्परेचर कम हो रहा होता है, जब पॉजिटिव चलता है, उल्टा चलता है। मीजोस्फीयर की बड़ी वीकनेस देखी हमने कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर है ये, और मीटियोर्स आगे बर्न हो जाते हैं। और उसके बाद में डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे रेडियो तरंगे हम लोगों ने डिस्कस करी हुई। ये सारे दूर दूर हमारे हो गए हैं। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को हमने समझ लिया कि हमारे अर्थ है यदि, तो ऊपर एटमॉस्फेयर एटलीस्ट ये तो समझ आएगी एक जैसा नहीं है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, वहाँ पर याद रखनी है कि जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ें तो हर एक लेयर के अपने इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़ा सा याद रख पाएं तो ज़्यादा सही है। मतलब क्वेश्चन वहाँ से आता रहता है। फिर ग्राफ आपको समझा दिया था मैंने, ऐसे चलेगा वो, जो है कुछ पढ़ा था मैंने ऐसी कुछ, तो इधर क्यों जा रहा है, 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 ये मेरे हिसाब से ये भी समझ में आपको आ गया होगा। वेल डन, चलो शुरू करते हैं अब हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट फेज में जाने वाले हैं। देखो मैंने आपको पहले कहा था क्लाइमेटोलॉजी को कभी इमेजिन करना हो तो आप 4 हिस्सों में इमेजिन करो कभी भी। जैसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। दूसरा हमेशा करो आप विंड वाला पैटर्न की, इस वाले पिलर में सारी जो विंड्स हैं, पवन है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। तीसरा पिलर आपका मान के चलना रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, बारिश का कैसे होना, वर्षा, स्नोफॉल, ये सारी बारे में। और लास्ट वन जो रहेगा वो आपका साइक्लोन वाला रहेगा, साइक्लोन प्लस वर्ल्ड क्लाइमेट और ये सारे दुनिया। मतलब आप 4 ऐसे डिवीजन अपने दिमाग में लगा सकते हो कि पहला वाला जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का है, दूसरा विंड सिस्टम है, तीसरा रेनफॉल की कहानी है, चौथा साइक्लोन है। जब ये हो जाता है तो वर्ल्ड क्लाइमेट की तरफ जाते हो। क्लाइमेट में क्या है, क्लाइमेट में विंड और रेनफॉल की तो खेल है। आज आप घर से बाहर निकलोगे, एवरेज क्लाइमेट पढ़ने जाओगे महीने का, साल भर का, तो क्या निकलना भाई? गर्मी सूर्य का इंसोलेशन की तो खूब जानकारी वैसे रखी हुई है तुम। अब विंड कैसे चल रही है, बारिश कितनी हो रही है, कम हो रही है, उसी से तुम क्लाइमेट पढ़ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा चक्रवात कहीं आ जाएंगे, साइक्लोन आ जाएंगे। ये तीन ही चीज है एक्चुअल में क्लाइमेट में। इन्हीं में ही जो है तुम्हें अंदर ही अंदर मतलब थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो अभी से हम लोग मान के चलना कि अब जो पूरी पिक्चर चलने वाली है आज की क्लास में, कल की क्लास में इंडायरेक्टली हम किधर जा रहे हैं, विंड की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम लोग को पवनों को जो है वो कब करना है, पवन विंड पढ़ेंगे, विंड। तो बड़े इसको जो है हमें आराम से डिस्कस करना है, शांति से। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सुनना ज़्यादा जरूरी है सेशंस में, ताकि कंफ्यूजन कंपेरेटिवली कम हो जितना हो सके। क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यदि आप रेशो पूछोगे मुझसे तीनों में से, फिजिकल ज्योग्राफी का लिथोस्फीयर सेशन में, तो क्लाइमेटोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी में भी ये जो पार्ट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं विंड वाला चैप्टर, यहाँ से आपको कंपेरेटिवली बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इसको शांति से समझना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा जरूरी है इन क्वेश्चन में। सो थोड़ा ध्यान से सुनो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, वो ये याद रखनी है कि विंड शब्द जो आया है वो मतलब कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, क्या मतलब होता है इसका, या पवन। तो हम लोग बोलते हैं विंड को जब डिफाइन करने बैठते हैं तो क्या लिखते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, ये लिखते हैं। मतलब जो हवा का प्रवाह है वो हमारे लिए पवन कहला रहा है। अब यही पूरा चैप्टर एंड हो जाता है इसी डेफिनेशन में। मतलब बचपन में इसी को डिफाइन करके लिख देते थे, नंबर आ जाते थे, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है कि आप इसी को जब ओपन करते जाओगे तो पूरा चैप्टर धीरे धीरे समाप्त होते चला जाएगा। सबसे पहले कह रहा है मूवमेंट, मूव करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सही बात है, तुम कभी खड़े हो जाओगे ग्राउंड पे तो तुम्हें हवा आती हुई दिखाई देगी, जाती हुई दिखाई देगी, दैट इज द मूवमेंट। फिर वो कह रहा है एयर, मूवमेंट किसका करा रहे हो, एयर का करा रहे हैं। अब एयर क्या होती है तुम्हें पता है, एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण ही तो होती है। तो ये जो गैसेस हैं वो मूव कर रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा, और उन्हीं गैसेस के मूवमेंट को, उसी गैस के फ्लो को हम अभी फिलहाल विंड की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं। अब एयर का मूवमेंट किसी भी प्रकार से हो सकता है, हमेशा याद रखना। ये धरती है, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। अब इस ग्राउंड के सरफेस को याद रखना है ना, ये काम की चीज बता रहा हूँ, आगे तक काम आएगी। फिर भी एक आध हालांकि लेट जाएगा थोड़ी देर में, फिर वही रिपीट करवा देगा मैं से। बट कोशिश कर लो, यदि मतलब युगांडा से नहीं आए हो तुम तो मतलब जाग लो थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ मैं इधर। हेलो,
हवा दो तरीके से मूव कर सकती है, एक तो या तो हवा ऊपर उठ जाए, ठीक है, या हवा ऐसे हॉरिजॉन्टल चले। क्या बोला मैंने? ऊपर उठ जाए, नीचे आ जाए, या ऐसे हॉरिजॉन्टल चले। जीवन में याद रखना, विंड को जब भी बोलना है, विंड को जब भी बोलना है, आप हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलिएगा, ठीक है। जब भी हॉरिजॉन्टल एयर मूव करती है तभी विंड हम लोग डिसाइड करेंगे। ये जो वर्टिकल मूवमेंट्स हैं इनको हम कन्वेक्शन कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। करंट्स बोल सकते हो, ऊपर उठने वाली कहानी को करंट्स या धाराएं बोल सकते हो। तो इसको कैसे इमेजिन करेंगे कि सपोज मैं धरती पे खड़ा हूं, तुम खुद सोचो तुम्हें ए वाला एरो लगेगा या बी वाला एरो लगेगा, तुम्हें महसूस क्या होगा हवा के रूप में, खुद बचपन से जो तुमने अनुभव किया है। तो तुम इसे विंड कहेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। हिंदी मीडियम बेटा इसे हम पवन कहेंगे, और ये हमारे लिए धारा हो जाएगी। इसको भी तुम विंड बोलोगे, लेकिन ऊपर उठती हुई हवा को धारा ही कहना है। तो सबसे पहली चीज तुमने क्या सीखी कि वो डेफिनेशन आधी अधूरी थी, अब पूरी डेफिनेशन होगी कि मूविंग एयर, ये तो समझ आ गया कि हवा का प्रवाह होना, लेकिन कहां? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, मतलब क्षैतिज अवस्था में प्रवाह करना, तब जाके वो मेरे लिए विंड बनेगी। तो मूविंग एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, लेकिन वो हवा क्षैतिज रूप से चले। एंड व्हाट इज, मान लो क्षैतिज नहीं समझ आ रहा, हॉरिजॉन्टल इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो लैंड के पैरेलल, जो भी चीज धरती के समांतर है वो हवा विंड है, और जो वर्टिकल है, जो ऊर्ध्वाधर है, जो लंबवत है, दैट इज करंट्स। ठीक है प्रभु, यहां तक समझ आ गई बात? वापस चलते हैं डेफिनेशन में, कि जब भी कोई आपसे विंड बोलेगा तो विंड बोलते समय क्या कहेंगे आप? कि मूविंग एयर, ठीक है, पहला कीवर्ड की बहती हुई हवा, वाह वाह, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। चाहता तो मैं ऐसा भी लिखवा देता, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, फिर वही बात आ गई डेफिनेशन। आधी आधी चीजें पढ़ते हैं, आधी चली जाती है। यहाँ दो बॉक्स बनवा रहा हूं, मतलब दोनों को इमेजिन करना है कि हवा को मूवमेंट तो कराना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है प्रभु जी, क्लियर यहां तक सबको? नाउ अब सवाल आता है कि ये एयर मूव क्यों कर रही है? किसे कहा इसने? इसे कौन सा यूपीएससी एग्जाम देने जा रहा है? ये मूव क्यों कर रही है? सवाल तो ये होता है भाई, कर क्यों रही है? मतलब नहीं होता, विंडी नहीं होता मतलब। और देखता हूं मैं, अभी जाके बाहर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई हवा चलती हुई थोड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन शाम को चलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मर्जी से चल रहा है, कभी विंड तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, ऐसे नहीं होता। जो भी होता है मुझे समझाइए सर आप। अब समझते हैं कि ये मूविंग एयर की कहानी क्या है। जीवन में कोई चीज जब मूव करती है ना, तो आपने देखा होगा जब तक उसमें डिफरेंस होगा तो ही मूव करेगी। उदाहरण के तौर पे आपके सामने मैंने रख दिया एक पेड़, मैंने रख दिया एक पेड़, बाबा उदाहरण के सामने मैंने आपके रख दिया यहाँ पे एक पेड़ और एक और दूसरा पेड़। तो मुझे बताओ, पानी जो है, पानी 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 जो है वो कहाँ फ्लो होगा? पानी जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा? चलो भैया दीदी टू टाइप कर रहे हैं, टू, तो मैं भी टू टाइप कर देता हूँ। यस, तो मैं भी टू टाइप। अरे ध्यान देना है ये बात को कि टू क्यों लिख रहा हूँ, सर बचपन से देखते आए हैं, ढाल जितना होगा, वाह वाह, ग्रेविटी भी उतना असर कर रही है बोले सर, और ढाल के रूप में पानी का फ्लो मुझे देखने को मिलता है। मतलब पानी का जो मूवमेंट है, जब तक स्लोप नहीं बनेगा, जब तक ढाल नहीं बनेगा, तब तक वाटर की आप लोगों को मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। स्लोप के लिए मैं शब्द लिख सकता हूँ क्या? डिफरेंस, अंतर। मैं स्लोप के लिए शब्द लिख सकता हूँ क्या? ग्रेडियंट, प्रवणता। शब्दों को ध्यान रखना, ये सब गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान आर्यमान है, आर्यमानी जूनियर जी है। ये सारे नाम जो है एक ही चल रहे थे पहले 90s में। एक दिन आर्य माना जाता था, एक दिन शक्ति माना जाता था, एक दिन जूनियर दिया जाता था, एक दिन पाले जी, पाले जी वाला क्या करता था। तो तीनों दिन बच्चों को फ्राइडे सैटरडे संडे एंगेज कर लो, कहीं जाने मत दो इनको। जी सर। तो कहने का मतलब पूरी इतने दुनिया में इतने पाप बढ़ गए थे कि 3 दिन तुम्हें जो है दुनिया बचाने वालों को देखना पड़ता था। पाले जी का सीरियल आता था, ये देखो कितनी जल्दी बात मान ली इसने, सीरियल नहीं आता था वो, तो तुम्हें क्या था वैसे ही रखा रहता था। मतलब तुम्हें पाले जी खाना है और इन्हें देखना है, देखने के लिए भी मतलब एनर्जी चाहिए ना, तो खा के तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। तो सब पाले जी थे देखने वाले शक्तिमान। तो कहने का मतलब नहीं, मतलब था क्रेज, वो सच में ही था क्रेज। मतलब मैं जूते जो है स्कूल से जब आता था तो निकाल लेता था, हाथ में रख लेता था, क्योंकि शूज में दौड़ते नहीं बनता था, लेट हो जाता था, मतलब 12 बजे सीरियल शुरू होता था, तो हाथ में उठा के मतलब मैं भागता था कि ताकि मैं तेज दौड़ पाऊँ मतलब। तो काफ़ी चीज़ें थी वो मतलब। और स्कूल तो भैया पता ही है अपने स्ट्रिक्ट, और उसमें फिर वो एक सरस्वती शिशु मंदिर, ओए होए 12 बजे के पहले तुम निकल कैसे नहीं जाएंगे? कैसे होगा फिर बताइए? तो कहने का मतलब जो है, फिर कोई अमीर, एक अमीर लड़का आ गया जो है भैया, ड्रेस व्रेस पहनाया उसने शक्तिमान जी, उसे लग रहा मैं शक्तिमान कूदने के लिए तैयार हूँ। उसे नहीं पता कि बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है वो पेट निकला हुआ ऐसे शक्तिमान का। तो ड्रेस ड्रेस पहना, भाई का टायर देखो आप, और बढ़िया सा जो है शक्तिमान में स्टार आ गया ऐसे, पूरा फैमिली पैक लेके चल रहा है। खैर, तो मुझे अभी ऐसे याद आया कि मतलब ये सारे शब्दों को ना थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। हाँ, अरे तुम कहाँ, तुम्हें शक्तिमान के बारे में थोड़ी कह रहा हूँ मैं, उस बच्चे के बारे में कह रहा हूँ जिसने कपड़े पहने थे। तुम अलग चले जाओ, पता नहीं, यही तो जीवन में ना, यही तो दिक्कत है, आधे अधूरे सुनते हो, यहाँ वहाँ के तार जोड़ देते हो। मैं उस बच्चे की कह रहा था जिसने वो टायर पहना हुआ था, वो ड्रेस खरीदी थी मेले से जाके। जी हाँ, खैर, अब तुम जब भी शक्तिमान को देखोगे तो स्टार बार मत देखना, तो बढ़िया है। तो डिफरेंस बोलूं मैं क्लाइमेटोलॉजी में, स्लोप बोलूं मैं कभी भी, और ग्रेडियंट बोलूं, डरने का नहीं इन शब्दों से, मतलब चेंज की बात कर रहा, डिफरेंस की बात कर। यहाँ क्या मैं कह रहा हूँ, यहाँ ग्रेडियंट है क्या? नहीं है। स्लोप है क्या? नहीं है। डिफरेंस है क्या? नहीं। एक चीज और देख रहा हूं मैं, यदि मैं इसी डायग्राम को ऐसा बना दूं, तो अब पानी की जो स्पीड होगी, पानी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी। कहने का मतलब यहाँ पर इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कि स्लोप का होना बहुत जरूरी है। प्रेशर ऐसे डिफरेंस हम पढ़ेंगे तब विंड को भी चलाएंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इस डायग्राम से, जो हमने बचपन से चीजें देखी उसी को हम दोबारा देख रहे हैं कि भाई किसी भी चीज को मूवमेंट के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है डिफरेंस आना प्रेशर का, या मतलब प्रेशर का तो थोड़ी देर के बाद, कोई भी चीज के बीच में डिफरेंस जब तक नहीं आएगा, जब तक वो मूवमेंट तुम उसको देख नहीं पाओ। सेम कहानी हम विंड में पढ़ रहे हैं कि तुम्हें विंड में हम बोल क्या रहे हैं कि भाई एयर का मूवमेंट कराना है ना, एयर के मूवमेंट, मूवमेंट इज द कीवर्ड, कि कोई भी चीज प्रवाह कब करेगी? जब कोई डिफरेंस हो। तो यहाँ यदि तुम ऐसा समझ रहे हो कि ये स्लोप है और यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, दूसरा लगा और एयर जो है ऐसी ही हमेशा चलेगी, तो तुम गलत हो। वो मैंने पानी के बारे में तुम्हें बताया, वो मैंने तुम्हें पानी के बारे में बताया। यहाँ एयर का थोड़ा सा लॉजिक दूसरा चलेगा। एक उदाहरण और देता हूं मैं तुम्हें,
इसके हिसाब से तो हमेशा विंड ऐसी चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम कभी दोपहर में, दिन के समय में कभी पर्वत चढ़ना, ऐसे पहाड़ियों में जब जाओगे ऊंचे स्थान पे, तो आपको हवा बहुत तेजी से लगती है नीचे से आती हुई, उल्टा डायरेक्शन दिखता है। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, भूलना नहीं है। क्या हमारा अगला सवाल ये है कि एयर मूव कैसे करेगी। तो एयर को मूव कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस चाहिए रहेगा, कुछ ना कुछ तो किसी चीज का स्लोप चाहिए रहेगा, किसी ना किसी चीज का तो ग्रेडियंट चाहिए होगा, किसी ना किसी चीज की प्रवणता चाहिए होगी, ढाल चाहिए होगा, अंतर चाहिए होगा, तभी तो पॉसिबल है। तो किस चीज का अंतर? तो भाई साहब विंड की बात हो रही है, एयर की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स एयर प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। एयर प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनाना है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड को चलाना है। अब इसको समझ लेते हैं एयर प्रेशर और ये सब चीज क्या है। प्लीज 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 फोकस करना। अब जितना ध्यान दोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर शब्द क्या है? प्रेशर वो पापा का प्रेशर है, मम्मी का प्रेशर है, फूफा जी का प्रेशर है। प्रेशर मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो दबाव डाल रही है, एक फोर्स डाल रही है, एक दाब डाल रही है। शादी का प्रेशर है जाने का, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जा रहा हूँ एग्जाम में। अरे तुम शादी करने, अभी कहां से करने की बातें कर रहे हो, जाने की बातें करते हो। कई बार अभी जब आप एकदम फुल फ्लो में रहोगे ना पढ़ाई के, तो ऐसे शादियों का जब सीजन आएगा, तुम्हें कोई ले जाने की भी जाएगा तो भी तुम्हें प्रेशर लगेगा, भाई जाओ यार यहाँ से। उसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम लोग पता नहीं कहां चले जाते हो। तो फोर्स और दाब मतलब सीधी सी कहानी, किसी भी चीज का दबाव लग रहा है तो वो एक प्रेशर का काम कर रहा होता है। अभी मेरा हाथ है, दिख रहा है? हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाथ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख, ओके। तो ये मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये मार्कर मेरे हाथ पे क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। यस। तो किसी यूनिट एरिया में, किसी इकाई क्षेत्र में इसने अपना फोर्स लगाया, वो प्रेशर हो गया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया फील कर पा रहे हैं आप? अब मैंने मार्कर हटा दिया, मार्कर हटा दिया, फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। अब आप लोग बोलना हाई प्रेशर और लो प्रेशर में आंसर देना, ठीक है। उच्च दाब और निम्न दाब में। अब बताओ हाई प्रेशर क्यों? प्रेशर ज्यादा दे रहा है, वेल डन। लो प्रेशर है ही नहीं, हाई प्रेशर लो। फील आ रहा है कुछ कि जब भी मैं अपनी रीडिंग्स में, क्वेश्चन में कहीं भी हाई प्रेशर पढ़ूंगा तो मतलब वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब भी मैं लो प्रेशर पढ़ूंगा, निम्न वायु दाब, तो मतलब फोर्स हट रहा है। ये यदि तुम क्रिएट कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें आगे पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक बार और देखो, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अब हम तो विंड की बात कर रहे हैं, मार्कर कहां ले आया? जी हाँ। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये अपने लिए आ गया मान लो ग्राउंड सर्फेस। किसी कारण से, अभी थोड़ी देर शांति से सुनना, किसी कारण से हवा नीचे बैठ रही है, करंट्स के फॉर्म में नीचे जमीन पे बैठ रही है। इस जगह पे तुम क्या बोलोगे? नीचे बैठ रही है, जमीन के रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे? हाई प्रेशर बोलोगे, वेल डन, शाबाश। और मान लो किसी जगह पे हवा ऊपर उठ रही है किसी कारण से, वो क्यों उठती है मैं बताऊंगा, चली गई ना यहाँ से, तो दैट इज लो प्रेशर, ठीक है प्रभु। क्या किया मैंने? एक जगह हवा को नीचे बिठाया, हाई प्रेशर, एक जगह दूसरी किसी जगह पे हवा को ऊपर उठा दिया, लो। नेक्स्ट स्टेप का इमेजिनेशन सुनना, मेरे हाथ पे भी मार्कर रखा है क्या? यार सीधे सीधे बैठो, रखा है क्या? कुछ ऐसे बैठे, अंदर से आवाज तो दो ऐसे मोटे लकड़ी आती है ना, लकड़ जिसको कहते हैं, वो रख लो यहाँ, ऐसे दो रख लो आप लोग, फिर ऐसे पढ़ो। थोड़ा मतलब सीधे भी तो बैठ सकते हो ना, तो मतलब ये क्या, ऐसे क्या होता है मतलब, थोड़ा, है ना। पलंग पे बैठे हैं भाई साहब, जो जिस चीज के लिए उसी का इस्तेमाल, नीचे बैठ जाओ भाई, धरती बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगह मत बैठो जहां आलस से तुम्हें बुलावा दे रही है। अब फिर से ध्यान देना, पता नहीं कहां देखते रहते हो। अभी मार्कर मेरे हाथ पर है क्या? नहीं है, लेकिन अब मेरा मार्कर हाथ पे आ गया है, प्रेशर मेरा हाई हो गया है। हाई प्रेशर को मैं एक नए शब्द से और बोल रहा हूँ, मार्कर की यहाँ प्रेजेंस है, अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर वो आपको मिल रहा है हाथ पर, ये हट गया, मतलब अवेलेबिलिटी चली गई, इधर आ जाओ बेटा। हाई प्रेशर का मतलब मैं ये समझ सकता हूँ क्या कि यहाँ हवा है, और लो प्रेशर यहाँ हवा ग्राउंड पे नहीं है। और खुद सोचो, खाली जगह हमारी पृथ्वी पर रह सकती है क्या कोई चीज? तुरंत हवा उसे फिल करने की कोशिश करेगी, और ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसी को तो हम कहते हैं प्रेशर का ग्रेडियंट, प्रेशर का स्लोप, प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर को मापा जाता है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से तो बना दूं आओ, बैरोमेट्रिक स्लोप। घबरा गए? अरे बैरोमीटर से बैरोमेट्रिक, और स्लोप मतलब ढाल, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हो गया डिफरेंस। तो ये हवा क्यों चल रही है, ये रियल फील आ रहा है तुमको कि एक जगह हवा ज्यादा है और एक जगह हवा कम है, तो ज्यादा से कम वो चलती रहेगी, और जब तक चलती रहेगी जब तक कि एक बैलेंस ना हो जाए। तो विंड को चलाने के लिए लोग कहते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर चाहिए। मैं कहता हूं हाई प्रेशर लो प्रेशर को तुम पहले इमेजिन तो कर लो। हाई प्रेशर का मतलब जहां हवा है, और लो प्रेशर मतलब जहां हवा नहीं है। तो लाइफ में हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी ने बोल दिया हाई प्रेशर, तो याद रखना उस पर्टिकुलर जगह पर एयर ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, प्रेजेंस है। किसी ने कह दिया लो प्रेशर, तो मतलब वहां हवा थोड़ी सी कम है, नहीं है। अब ज्यादा है और कम है, तो ज्यादा से कम की ओर ये ट्रेवल करेगी, इसको ये फिल करने का कोशिश करेगा। विंड का फ्लो बोलने लगोगे तुम। ये जो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? ये जो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? प्रेशर का। तो प्रेशर का एक स्लोप बोल सकते हो, प्रेशर का ग्रेडियंट बोल सकते हो, प्रेशर का डिफरेंस कह सकते हो, दाब प्रवणता बोल सकते हो बेटा, अंतर बोल सकते हो, ढाल बोल सकते हो। नहीं तो मैंने कितना अच्छा एक वर्ड सिखाया आपको, बैरोमेट्रिक ढाल, बैरोमेट्रिक स्लोप। कुछ बच्चे घबरा गए लंबे सेंटेंस को देख के, ए सर काइंडली रिपीट बैरोमेट्रिक स्लोप। ओहो प्रभु ध्यान, आप पहले ध्यान लगाइए तो मैं पढ़ा पाऊंगा आपको। जी हां, आप इधर ध्यान दीजिए, प्रेशर को किससे मापन करते हैं हम? बैरोमीटर से मापन करते हैं। तो बैरोमीटर से शब्द से बना बैरोमेट्रिक, और स्लोप मतलब ये अंतर। तो बैरोमीटर दिखाना चाहता है कि प्रेशर का अंतर। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर का लॉजिक समझ गए? दोनों के बीच में, मतलब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सब चीज बेकार हो जाएगी यदि तुमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर को रियलिटी में नहीं समझ पाए कि मतलब हाई प्रेशर मतलब वहां हवा है, लो प्रेशर मतलब हवा नहीं है, और ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है विंड को चलाने के लिए, ठीक है। डन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स और आपको देखता हूं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो आंसर इसी क्लास में 12 बजे के बाद मैं आज चेक करूंगा, मतलब कोशिश करूंगा, आज तो बोला था तो कर ही दूंगा। बाकी आज कल परसों एक दो दिन रेगुलर में करूंगा, तो जिनके हो जाएंगे ठीक है, जिनके नहीं हुए कल हो जाएंगे, तो ठीक है, परेशान मत हो। हाँ ठीक है, वीकली टेस्ट मैं इसमें भी रख लूंगा, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, ऐप में आप शांति से देखो,
जो टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के, तो वहां से तुम डायरेक्ट ला सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास में आंसर कैसे चेक करवाऊंगा? हाँ तो तुम कोई लाइव क्लास में 12 बजे अपलोड हो रहा है तो अपलोड करके चले जाना, मैं उसका फीडबैक देके आराम से देख लेना। हाँ प्रैक्टिस करके सेशन मिलेगा, प्रैक्टिस करके। चलो तुमसे सुबह से शाम तक ना, मतलब बात तुम यहाँ आकर तुम्हारे क्वेश्चन को रिपीट होने लगेंगे 1 बजे के बाद वही दोबारा। इधर ध्यान दो, ये ग्राउंड है, ये मान लीजिए हवा का एक वो है, ये एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, एक डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, एक डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, एक डायग्राम यहाँ। ऐसे सर एमसीक्यू टाइप जाएंगे, आंसर राइटिंग कैसे चेक होगी? अरे यार तुम लोग पहली बार आए हो क्या? तुम इस कोर्स की पहली क्लास देख लो, ये कोर्स को जब तुम शुरू से आखिरी बार तक देखोगे मतलब, तो मैंने आंसर राइटिंग भी कराई है, लास्ट में मैंने आंसर चेक भी करे हैं। आंसर कैसे चेक होते हैं तो जो डाउट सेक्शन उसमें आप अपनी इमेज अपलोड कर देते हो, मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप पहले क्लासेस देखना शुरू करो, पहले पढ़ो शुरू से, सब चीज़ समझ जाए। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आज कल परसों में आप 12 बजे के बाद जब मैं ओपन करूंगा तब 1 मिनट मतलब आपके पास आपका बहुमूल्य समय हो तो आ जाना, अपने आंसर अपलोड करके चले जाना, मैं उसी क्लास में चेक कर। पर पहले पढ़ो, पहले दिन से आंसर राइटिंग की सहना ही नहीं बजाते, सारी चीज़ें मैंने ठीक। और उसमें तुम्हें क्वेश्चन मिक्स वाले मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 10 में से 3 मिक्स में मिल रहे हैं तो 7 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बाकी मैं प्रैक्टिस शीट दे दूंगा आप लोगों को उससे। और कोई दिक्कत, एक आध बहाना पढ़ने का निकालना पड़ेगा, मतलब मैं नॉर्मली तुमसे कह रहा हूं, एक आध बहाना पढ़ने का निकालना पड़ेगा। अब जब भी मैं इस सरफेस को देखता हूं तो यहाँ पर थोड़ा सा शांति से आप लोग देखेंगे तो मैं इसको हवा है यहाँ पर, तो मतलब कौन सा प्रेशर लिखूं मैं? हाई प्रेशर लिखूं। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हवा थोड़ी सी कम है तो मेरे लिए लो प्रेशर होगी। ये सर ये तो दोनों हाई प्रेशर दिख रहे हैं, ये तो दोनों लो दिख रहा है सर, ये हाई है थोड़ा दिख रहा है कंपैरेटिवली लो है, ये हाई है और ये लो है। यहाँ तक समझ आ गया सबको समझ आ गया था? चलो बहुत कुछ सिखा गया डायग्राम आज में। चलो ये विंड चलाओ, तो हाई से लो चल गई विंड, यस। हाई से हाई विंड चलेगी क्या भाई? खुद सोच लो, इट्स लाइक ये ऐसा स्लोप है, ये कोई स्लोप हुआ है? बैरोमेट्रिक स्लोप है क्या ये? नहीं। इधर भी हवा इधर भी हवा, यहाँ हवा दोनों हवा, कैसे होगा भैया? यहाँ विंड नहीं चल पा रही, प्रेशर डिफरेंस कम है। जितना डिफरेंस कम होगा उतनी विंड स्लो चलेगी, ध्यान रखना। इधर आ जाओ, नेक्स्ट वन, लो प्रेशर दोनों जगह, कुछ है ही नहीं, क्या चलाओगे? यहाँ भी नहीं चल रही विंड, यहाँ तो चलेगी लेकिन थोड़ा धीरे चलेगी, यहाँ बहुत तेजी से चलेगी। तो अब आप देखो 1 2 और 3 तीनों में विंड चल रही है, बोलो हाँ चल रही है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, लेकिन तीनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा तुमने कि सबसे तेज चलेगी तो किसमें चलेगी? सबसे तेज यदि चलेगी तो किसमें चलेगी? ये तीसरे वाले डायग्राम में चलेगी। क्यों? क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा, डिफरेंस दोनों के बीच में अंतर, जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा, हाई प्रेशर जितना ज्यादा, या मतलब आप कह सकते हो कि देखो प्रेशर का बढ़ना या प्रेशर का कम होना उस पर निर्भर नहीं, दोनों का कंपैरेटिवली डिफरेंस देखेंगे, या तो हाई बहुत ज्यादा हाई हो जाए या लो बहुत ज्यादा लो हो जाए। तो जितना ज्यादा प्रेशर का ग्रेडियंट होगा, विंड की स्पीड उतनी क्या होगी? तेज होगी। ध्यान रखेंगे ये बात हमेशा, जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतनी विंड की स्पीड भी तेज होगी। इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर हो गई क्या बात? भूलेंगे नहीं, मतलब जितना दाब प्रवणता होगा उतना विंड की स्पीड, तो हमें दाब प्रवणता चाहिए, हमें प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए, लेकिन जितना प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी विंड की स्पीड भी तेज रहेगी। हायर द बैरोमेट्रिक स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी विंड की स्पीड। अब ये स्टेटमेंट जब तुम किसी किताब से पढ़ते हो, एनसीईआरटी में लिखा रहेगा, ये कई बार क्रिएट नहीं होता दिमाग में, तो खुद भी देख लो 20 मिनट पहले स्टेटमेंट लिखता मैं हायर द प्रेशर ग्रेडियंट, स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। तो इस चीज को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी वो लिख रहा है प्रेशर ग्रेडियंट का ज्यादा होना, मतलब इनमें डिफरेंस की कहानी। आ गई बात समझ में? तो ये जितने भी इच्छाधारी कहते रहते हैं यहाँ वहाँ की, अरे भैया बुक्स पढ़ लो, अच्छी किताबों से पढ़ लो, हो जाएगा प्रभु, पर ये मेरे जैसे भी तो कुछ छात्र हैं, उनका क्या होगा कि मुझे तो नहीं आएगा, इमेजिन नहीं करूंगा, फिर मैं क्या करूँ? तो मैं ध्यान रखना है तुम्हें इस चीज को कि प्रेशर का ग्रेडियंट और विंड स्पीड ये तुम्हें फील होना चाहिए। तो फाइनली मैं एचपीएलपी लिखूं और एलपीएलपी लिखूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि विंड इसमें चलेगी इसमें नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब तक की कहानी हमें समझ आ गई कि विंड को चलाना है तो एयर को मूव कराना पड़ेगा, स्पेशली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि क्षैतिज हवा में, क्षैतिज दिशा में ग्राउंड के पैरेलल विंड को चलाना है तो हमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर की नीड होगी। ठीक है, हमने ये देखा कि यदि हवा नीचे बैठ रही है तो हमारे लिए हाई प्रेशर, हमने देखा कि हवा ऊपर उठ रही है तो हमारे लिए लो प्रेशर। मार्कर का एग्जांपल याद रखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हाई प्रेशर को रियल फील भी ले लिया आपने कि सर जी ये हवा ज़्यादा है और यहाँ पर हवा कम है, तो ये एज अ रिजल्ट यहाँ पर चलने लगी। ठीक, नाउ सेकंड थर्ड क्वेश्चन अब आएगा, सर वो तो सब ठीक है, ये नीचे और ऊपर कब जाएगी? नीचे आने से हाई प्रेशर बन गया, ऊपर जाने से लो प्रेशर बन गया, बट ये आप ऊपर नीचे कैसे क्यों जा रही है? हवा ऐसे क्या कर, ऐसे क्यों हो रहा है? तो इन सब के पहले आता है टेम्परेचर। ज्योग्राफी में यदि कोई राजा है तो तापमान, बिल्कुल सबसे पहले टेम्परेचर। तापमान को देखिए, मतलब ताप और उसमें लिखा है मान, श्रीमान है जी सर, तापमान में जो है तापमान श्रीमान जैसा है, शक्तिमान है। हाँ, क्योंकि तुम खुद देखो टेम्परेचर से ही सारी चीजें कंट्रोल होने वाली। कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी एक प्लेस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब इंसोलेशन अधिक पहुंच रहा है, बेसिक क्लास याद करो, इंसोलेशन ज्यादा आएगा तो अर्थ इस जगह पे क्या हो जाएगी? हीटअप हो जाएगी। हो गई? अर्थ यदि हीटअप होती है तो यहाँ की हवा जो है वो क्या हो जाएगी सर? अर्थ भी गर्म हो गई तो हवा भी लगी हुई गर्म हो गई। अब वो गर्म हवा कंडक्शन के बाद में, चालन के बाद में क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन ऊपर चली जाएगी, हवा ही ऊपर चली गई यहाँ से प्रभु जी, तो प्रेशर क्या बन गया? लो बन गया। देखो अभी मैंने बोला
कि हवा ऊपर जाने के कारण लो प्रेशर, तो पहले से पता था, लेकिन अब हवा ऊपर क्यों जा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, टेम्परेचर। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि इक्वेटर के क्षेत्र में मुझे लो प्रेशर मिलना चाहिए, एग्जैक्टली मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन किसी जगह पर जब टेम्परेचर कम रहे, ठंडी हवा हो मान के चलिए, या कहीं हवा नीचे बैठ रही हो, तो जल्दी ठंडी हवा इसके कंपैरिजन में उसका स्वभाव होगा नीचे बैठने, तो वो आपको क्या गिफ्ट करेगी, हाई प्रेशर। तो ध्यान रखना हमारे ये करंट्स का भी रोल है, याद आएगा मेरे शब्द क्या बोला मैंने, करंट्स, धाराओं का भी बड़ा रोल है, क्योंकि टेम्परेचर से बड़े प्रभावित रहती है। टेम्परेचर से करंट्स कंट्रोल होते हैं और करंट से फिर प्रेशर कंट्रोल होता है, प्रेशर के ग्रेडियंट से विंड चलती है। समझ आ गई बात। तो इसलिए मैंने आपसे क्या बोला, टेम्परेचर की कहानी है यार, कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है प्रेशर को, और प्रेशर फिर कंट्रोल करेगा विंड। इन तीनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको हमेशा। ओके सर, मैं एक डायग्राम आपके सामने रखा और तुम मैं ए और बी लिखूंगा, तो मुझे बताना कि वहां ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। ये डायग्राम है, पहले आप लोग देख लो, क्योंकि क्या मैं दिखाऊंगा और फिर तुम लोग जो है पहले यहाँ तारीख पहले तुम लोग देखो, मेरा क्या मैं बाद में भी तुमको। हाँ पहले निहारने काम तुम पहले। हो गया, ए पे प्रेशर क्या और बी पे प्रेशर क्या और क्यों। वैभव इतना भी तेज नहीं जाना बेटा, है ना, थोड़ी देर जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, जो मैंने अभी पढ़ाया है वो बस देखना है। तो सर आपने ए पे लो बताया है इस डायग्राम में, कहाँ है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात ध्यान हमें आ रही है कि हवा ऊपर उठ रही है, जो अभी हम सीख के आए हैं कि हवा ऊपर उठती है तो नीचे लो प्रेशर बनता है, और उधर कहीं नीचे हवा आ रही है तो ओके सर, ठीक है समझ गया सर, समझ गया सर, सर हाई प्रेशर और लो प्रेशर डन, यहाँ तक क्लियर हुआ भी कि एयर के ऊपर उठना नीचे बैठना, वेल अब एक चीज और सिखा रहा हूँ, थोड़ी शब्दावलियों को बेहतर कर लेते हैं ज्योग्राफी की, तो दिक्कत नहीं होगी। हवा ऊपर उठ गई, प्रेशर नीचे लो बन गया, हवा मान लो कहीं से नीचे बैठ गई, नीचे हाई प्रेशर। रियल फील क्या कहता है, हवा की प्रेजेंस यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो विंड आपकी क्या होगी, चलेगी, ठीक है। ए भैया सीधे फिर टिक दीवार से सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे, जरा 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट के बाद तो धीरे धीरे ऐसे हो गए, फिर ये तुम नीचे जाते हो, ऐसे सर ऊपर आते जा रहा है, फोन ऐसे आगे आते जा रहा है, क्या कर क्या रहा हो, करना क्या चाह रहे हो। सीधे बैठने को बोला तो सीधे बैठना, 2 घंटे मतलब 2 घंटे, तुम जो है इधर उधर रेंगने का काम मत करो, या तो बहुत खा लेते हो सुबह से या कम खाते हो, कुछ तो गड़बड़ है, बैलेंस करो। तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर की कहानी, ठीक है। स्पाइनल कोड खराब हो गया, रस्सी से बांध लो बेटा, पर तुम पढ़ो, है ना, बहानेबाजी नहीं चाहिए मेरे को, कुछ भी अच्छा इलाज करा लो, कुछ भी करा लो, पर पढ़ो भी। हाँ तो ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जी सर दिख गया, ये तो हम बहुत देर से देख रहे हैं। अरे नहीं, एक चीज और सिखा, तुम यहाँ खड़े, तो तुम क्या महसूस कर रहे हो, हवा तुमसे तुम्हारे पास आ रही है, तुमसे दूर जा रही है, यहाँ से हवा तुम्हारे पास आ रही है कि तुमसे दूर जा रही है, बोलो ना, अरे बोलो, दूर जा रही है। तो हाई प्रेशर वाले एरिया को मैं डाइवर्जेंस एरिया भी तो कह सकता हूँ क्लाइमेटोलॉजी में, अपसरण वाले क्षेत्र, यहाँ खड़े हो तुम, खड़ी हो तुम, तो यहाँ पर हवा तुम्हारे पास आते हुए दिखाई दे रही है या दूर जाते हुए दिखाई दे रही है। सो लो प्रेशर रीजंस आर एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार में समझ लेना अभी सर। तो मतलब कल को बोले एयर राइज हो रही है, उत्थान हो रहा है हवा का, तो कन्वर्जेंस होगा, वहाँ सब्सिडेंस हो रहा है, नीचे आ रही है, सिंक हो रही है, नीचे की तरफ एक तरह से धरातल की ओर निकट पे पहुंच रही है, तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंस, वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ऐसे आपको स्टेप बनानी है कि ऊपर उठा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लो प्रेशर और वही लो प्रेशर कन्वर्जेंस का पॉइंट, डन। हाँ सर प्लीज रिपीट डाइवर्जेंस, सो जाओ तुम तो, और फिर अभी हंसी आएगी कि गजब सर से रिपीट करवा लेता हूं मैं। हाई प्रेशर मतलब हवा है यहाँ पर, यहाँ खड़े रहोगे आप, इमेजिन करो तो हाई प्रेशर से लो जा रही है ना, तो क्या होगा, हवा दूर जा रही है यहाँ से, तो दूर जाना मतलब डी फॉर दूर जाना, डी फॉर डाइवर्जेंस, पता नहीं क्या, एक एक मिनट ध्यान देते हो, एक मिनट तोड़ देते हो, फिर छोड़ पकड़ करते रहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ चीज सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सब काम आएगी इकट्ठा। अब तुमने अगला स्टेप अपना लिया, सर जी ये तो लो प्रेशर हो गया, सर जी ये तो हाई प्रेशर हो गया, ये विंड चला दिया आपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो देखो आप ये डायग्राम जो है अधूरा सा लग रहा है, साइकिल पूरा नहीं हुआ है। साइकिल क्यों कह रहा हूँ सर, आप चक्कर पूरा चाहिए मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरी पृथ्वी पे क्या एक ही दिन हवा चलानी है तुमको, सेम डे बस एक दिन, हर दिन करने के लिए एक साइकिल चाहिए, हर दिन प्रेशर चाहिए, हर दिन लो प्रेशर चाहिए, तो साइकिल का रूप होगा तभी हो पाएगा। जीवन में हमेशा याद रखो, जो ग्राउंड पे प्रेशर है उसका उल्टा ऊपर आसमान में होगा, ट्रोपोस्फियर में, अपर ट्रोपोस्फियर में, उच्च क्षोभमंडल में जस्ट अपोजिट। नीचे लो है तो आपको इमेजिन करना है ऊपर हाई, नीचे हाई है तो ऊपर आपको इमेजिन करना है लो। अब फिर चला लो एक विंड हाई से लो, अब देखो पूरा साइकिल पूरा हो गया। ये हमें महसूस नहीं होता कभी, इतनी ऊंचाई हम जाएंगे नहीं, लेकिन ये एक सर्कुलेशन का पार्ट होता है हमेशा जीवन में, याद रखना कि तेज विंड ऐसे चल रही है तुम्हारे पास, तो मत भूलना एक अपोजिट सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। सो एक पूरा वायुमंडलीय परिसंचरण जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं। एक लास्ट टाइम फिर बता रहा हूं सिस्टम को बनाने का इलाज, हवा को देखा नीचे आ रहा है हाई प्रेशर, ऊपर जा रहा है लो प्रेशर, इतना कर दोगे, हाई से लो पे चला दोगे, अब जो सरफेस नीचे है उसका उल्टा ऊपर, नीचे लो है तो ये हाई है, नीचे हाई है तो ऊपर लो है। अब ये हो गया, ये तो जस्ट जो नीचे होता है, अब इसको इमेजिन भी करना हो जैसे मान लो, तो मैं तो बच्चों को उल्टा पेड़ लगवा देता हूँ, पेड़ लगाओ उल्टा। अब देखो ये हवा यहाँ की इकट्ठी हो रही, तो प्रेशर क्या हो गया, हाई, यहाँ से हवा दूर जा रही है, तो क्या हो गया ये लो, तो वही तो कर रहे हैं नीचे के जस्ट अपोजिट वाला। अब मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, और जो तुम्हें समझ नहीं आए वो मुझे बता देना, देख लो तुम ये डायग्राम तुम्हें समझ आ रहा है। हिंदी मीडियम, अब शरण, अभी शरण, देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है देखो 1 घंटा होने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ शब्दों में घुमा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये टर्म्स जिस दिन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए ना, तुम्हारे लिए सारे स्टेटमेंट बहुत आसान हो जाए। आप मान लीजिए कि जिस भी शहर से और उस शहर के बारे में कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और शहर का नाम लिखा हुआ है, तो कितनी जल्दी बढ़िया सी चीजें क्रिएट हो जाती है। बस वही मैं कराना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे एक्चुअल में ये शब्द जो है बुक्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे रहते हैं, अलग से कोई नहीं समझा होता है, थोड़ा सा पहले इनको सीख लो, मजा आएगा। सर लो प्रेशर से कैसे जाएगा, ये चाहिए था मुझे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जाएगा, देखना ऐसा, बिल्कुल इसीलिए मैं मतलब मेरा जन्म हुआ है,
ये यही चाहिए था बस मेरे को। कहाँ गया वो डायग्राम? इनका सवाल है कि ये हाई प्रेशर है और ये ऊपर लो होता है और नीचे भी मान लो ये लो है, तो ये ऊपर आई, तो इनका सवाल है लो से हाई कैसे चली गई? अरे ये विंड नहीं है, ये क्या है? करंट। ये विंड नहीं है, ये क्या है? ये करंट। हमें सिर्फ बुद्धि चलानी है इसमें और इसमें, जो कि हाई से लो चल रहा है। ये मैंने पहली बार स्टार्टिंग में कह दिया था कि विंड किसको बोल रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि करंट तो टेम्परेचर से कहानी है। आ गई बात समझ? खैर कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो तुम्हें गलती करनी तुम यही कर लिया करो। हाँ, कोई दिक्कत है किसी को? प्रिंस बेटा देखो, मैं मुझे नहीं पता कौन क्या मेंटर की स्थिति है, मैं एक बार टीम से बात कर लूंगा, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी तुम पढ़ रहे हो तो याद नहीं हो, तुम क्लास तो लो शांति से। तुम क्लास ले लो, वैसे याद मजबूरी में याद हो जाएगा, मतलब तुम भले ऐसे आगे मेंटर ने मना किया तो भी बेटा याद करा जाऊंगा मैं, ऐसे आ गया कहते क्लास तो ले, क्लास तो तुम लो, जो भी है मान लो, कोई बात नहीं, तुम मत करो यार उनकी भी, मैं ऐसे आ गया क्या करवा, मजबूरी में याद हो जाए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो ऐसे तो फिर किताबें लिख लूं मैं लिख के देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ लो रे पढ़ लो, यहाँ वहाँ की बातें बाद में कर लेना रे। नहीं भैया राजेंद्र, अब आपसे विनम्र निवेदन है, बुरा लगेगा आपको मानता हूँ मैं, बट इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। मतलब ये तो जहर हो गया सब पूरे, ये डायग्राम समझा दो, मजे ले रहे हो तुम तो मेरे हैं, इतना नहीं समझ पा रहे हो, बुद्धि नहीं चला पा रहे हो कि ये नीचे आ रहा है मतलब हाई प्रेशर है, ये हवा ऊपर उठ रही है मतलब नीचे लो प्रेशर है, हाई से लो ये चल गया, अब यहाँ नीचे लो है तो ऊपर हाई है, नीचे हाई है तो ऊपर लो है, तो ये हाई से लो ये चल गया, लो वाला कन्वर्जेंस होता है, हाई वाला ये यही है, आधे यही है, ऐसे ही है जो बैठे हैं ना यहाँ पे ऐसे कि बस हाई लो, अरे उससे बात करो, इमेजिन करो, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये करना पड़ेगा, क्लाइमेटोलॉजी गई नहीं तो बैठे रहना। हाँ अभी हो गई कहानी यहाँ तक। इसका मतलब सर आज पूरी इतनी वाली जो स्टोरी सुनाई आपने हमको, एक बात तो क्लियर कर दिया, क्या कि विंड पढ़ने से पहले मुझे पूरी पृथ्वी पे ये जानना होगा कि प्रेशर कहां पर कौन सा है, क्योंकि जब तक मुझे प्रेशर नहीं समझ आएगा ना मैं विंड नहीं चला पाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से ध्यान से सुने कि सर विंड को पढ़ना है, तुम्हें पूरी पृथ्वी पे विंड पढ़नी है, तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तुम पहले विंड पढ़ोगे बाद में प्रेशर पढ़ लेना, एक काम कर लेना, ऐसा कर लेना। तो मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रेशर का डिफरेंस, कहां पर हाई प्रेशर और कहां पर। तो शुरू करते हैं। अभी तो जो चल रहा था वो सिर्फ आपका बेस तैयार करने के लिए चल रहा था, सारी बेसिक की कहानी मैं समझाने में लगा हुआ था आपको। तो अभी तक की तुम्हें यदि कुछ समरी लिखनी है तो आप ये वाला एक डायग्राम बना सकते हो, या मैं बना के दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बना ही लो तुम जिसने नहीं बनाया हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब हवा है, ऐसे डॉट बना लो ताकि दिमाग में आ जाए तुम्हारे। जी सर, यहाँ इसको नहीं समझ बैठे तो प्रेजेंस ऑफ एयर समझ लो कि वायु का, हवा की उपस्थिति है यहाँ, ठीक है। हाई से लो विंड चलती है, यहाँ जब खड़ा रहूंगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, डाइवर्जेंस, अपसरण, यहाँ पे कन्वर्जेंस, अभिसरण। उसके बाद में नीचे हाई होता है, हाई कब बना होगा, जब एयर नीचे सिंक हुई होगी। लो प्रेशर कब बना होगा, जब हवा ऊपर उठी होगी। नीचे लो है तो यहाँ ऊपर हाई होगा, नीचे हाई है तो ऊपर लो होगा। हाई से लो विंड नहीं चलती है, ये अपर ट्रोपोस्फियर है, उच्च क्षोभ मंडल है सर। ये भी विंड कहलाई। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एयर राइज करती है, कई बार टेम्परेचर कम करने पर भी सिंक हो जाती है, बट ये और अलग अलग जगह पर कंडीशन। ये भैया ये डायग्राम कोई बनाओ, नहीं समझ आए तो मत बनाना, पर जब बनाओ तो रोबोट मत बनना, खुद बना के चेक करो ना। हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। अब धारा, धारा ये जो है ये करंट्स है, मतलब धारा। मैं कुछ नहीं, बस एक चीज चाह रहा हूं, कंसंट्रेशन। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब क्लाइमेटोलॉजी खत्म होगी, पता भी नहीं लगेगा, बस ध्यान देते चलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी चीज जो सिखा रहा हूं, फिर प्रेशर बेल्ट पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। रेडी हो? अब ये डायग्राम से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक चीज हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ हवा ऊपर उठ रही है तो प्रेशर लो है, हवा नीचे बैठ रही है तो प्रेशर हाई है। ये तो सब आप सीख गए हो तुम, पर दोनों में ना बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर। देखो एक जगह क्लाउड दिखाई दे रहा है बहुत, क्लाउड मतलब एक जगह रेनफॉल दिखाई दे रही है, और एक जगह क्लियर स्काई दिख रहा है। देखो जरा चेक करो, सब्सिडेंस क्यों हो रही है? हवा ठंडी हो जाती है कई बार, जी हाँ सर, ठंडी होने के बाद वो नीचे आने का स्वभाव है उसका, जब गर्म हो गया तो ऊपर भेज सकते हो, तो ठंडी होने नीचे नहीं आ सकती, ऐसा समझ लो। हाँ तो दोनों में आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर के पास मेरी चेयर दिख रही होगी, चेयर दिखा जाओ, ठीक है। अब बताओ जरा, एक जगह क्लियर स्काई दिख रहा है, साफ मौसम, और एक जगह क्लाउडी स्काई, कौन से प्रेशर पे तुम्हें बारिश दिख रही है, कौन से प्रेशर पे तुम्हें बारिश दिख रही है? हेलो, किसके बारे में सोच रहा है? इधर ध्यान दे, यहाँ पर बादल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बादल दिखाई दे रहे हैं, दिख तो रहे हैं सर बादल। तो ये बादल मतलब कब, जब प्रेशर नीचे क्या बना हो। मैं ज्यादा इसमें ज्ञान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे जीवन का अनुभव लूंगा। बचपन से तुम आंधी तूफान बारिश देखते हो, देखा देखा बारिश बारिश देखते हो बचपन से, तो मुझे एक बात बताओ, क्लाउड मतलब अक्सर ऊपर ही देखते हो ना, जो बरसते हैं ऊपर ही, ऐसे ऊपर हवा ऊपर की तरफ ही आपको। हाँ पहले बेटा ये काम पहले कर लो तुम, आईटी सीजेड क्या जो कह रहा हूं उधर ध्यान मत लगाना, फिर मेरे से पूछते रहना कि ये कैसे होगा, एक बार काइंडली रिपीट कर दो। तुम्हें दिख रहा है आईटी सीजेड, ये भी दिखना चाहिए तुम्हें। 10 किलोमीटर क्यों लिखा है, ये पूछो मुझसे। ये इटली में एस क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं पूछा? सुन लो यार, सुन लो, मत करो ये काम, शांति से सुनो कि बचपन से हम एक चीज जो देखते आ रहे हैं वो क्या देखते हैं, क्लाउड हमेशा कहां ऊपर दिखे जाता है, जो बरस रहे होते हैं।
तो खुद सोचो कि क्लाउड ऊपर बनने के लिए जो वाटर वेपर्स हैं उनको नीचे ओशन से लेके जाने वाली हवा जो ऊपर उठी होगी वही तो होगी ना। ऊपर से नीचे आती हुई हवा कैसे लाएगी? ऊपर समुद्र है क्या सर? ऐसे समझो जरा थोड़ी देर। हालांकि मैं बहुत ही लाइटर मोड में तुम्हें समझा रहा हूं, आगे बहुत गजब के कॉन्सेप्ट्स में विल डिस्कस कि रेनफॉल ऐसे क्यों होना, बट मैं आपको एक बात बस ये सिखाना चाहता हूं कि जब भी हवा ऊपर उठती है तो क्लाउड बनने के चांसेस होते हैं, रेनफॉल के चांसेस होते हैं। जब भी हवा नीचे बैठती है तो क्लियर स्काई के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर कभी कभी आपको ना ऐसे जहरीला तथ्य मिलेगा, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, वायुमंडलीय अस्थिरता। ठीक है, फिर घबरा जाते हैं। ध्यान से समझना, इंस्टेबिलिटी, फील इट, अस्थिरता। जीवन में याद रखो, कुछ नहीं समझ आया ना तो इतना ध्यान रखो, बारिश हो रही हो जब, रेनफॉल जब हो रहा हो, तब वो स्थिरता होती है। और जब स्टेबल हो, स्थिर हो, तब मान के चलो क्लियर स्काई है। तो अब अपनी बुद्धि लगाओ और प्रेशर बेल्ट चिपकाओ। इंस्टेबिलिटी वाला कौन सा प्रेशर होगा? बारिश हो रही है, बारिश इसमें हो रही है, मतलब लो प्रेशर, सर लो लिख दे रहा हूँ। और स्टेबल क्लियर स्काई मतलब सर हाई लिख दे रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी में से स्थिरता, स्टेबल कौन है? बी वालों, वेल डन, तालियां तुम्हारे लिए तो है, मैं मतलब तालियां, बहुत बढ़िया। सुन लो थोड़ी देर, हमारी भी सुन लो, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सुन लो बस। मैं कह रहा हूँ स्टेबल, स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्थिरता कहाँ मिल रही है? आ रही बात समझ में आपको? तकलीफ तो नहीं हुई इसको समझने में आपको किसी प्रकार से? इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, समझ आ रही बात? इस क्लास में बैठोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है कि तुम जो है बैठ जाओ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ, कुछ करना ही पड़ेगा। तो नीचे आओ तो क्लियर इसका, कोई क्लाउड नहीं बैठो, स्टेबल बैठो, ये हो गया। अब मैं शुरू करता हूँ मेरे प्रेशर बेल्ट को पढ़ना। इस पूरे घंटे में हमने सीख लिया कि विंड पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि हमारी पृथ्वी पे प्रेशर बेल्ट किस तरह से कैसे डिवाइड हुए, कैसे बन गए, उसी जगह पे क्यों बने, ताकि हम विंड्स को समझ पाएं। और इसका एक मैं आपको डेमो देना चाहता हूं। एक हमारे सामने एक पृथ्वी दिखाई दे रही होगी, बहुत बढ़िया। मैं कुछ मार्किंग करने वाला हूं, देखो बीचों बीच पृथ्वी पे एक प्रेशर का नाम लिखा हुआ है, दैट इज लो प्रेशर लिखा है। फिर थोड़ी देर के बाद आगे पृथ्वी पे हाई प्रेशर लिखा हुआ है, फिर थोड़ी देर के बाद लो लिखा हुआ है, फिर हाई लिखा हुआ है, वही सेम नीचे भी लो, फिर हाई। एंड इंटरेस्टिंग बात देखो, ये जो एरोज हैं इनको मैं विंड मान लेता हूं। सारे एरोज, सारे के सारे एरोज हाई से लो के बीच में चल रहे होंगे, देख लो, कोई भी रैंडम उठा लो तुम। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तुमको ये अच्छा लग रहा है, तो याद देखो इसको, ये क्या लिखा है, हाई से लो की तरफ जाती है। कोई भी एरो उठा लो, हाई से लो की तरफ जा रहा होगा वो। तो पहला मेरा टास्क विंड नहीं है, पहला मेरा टास्क है कि प्रभु जी ये लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे बन गया। वापस आते हैं एकदम शुरुआत की बचपन वाली क्लास में। बचपन वाली क्लास में 0 डिग्री को क्या कहते हो? 0 डिग्री को क्या कहते हो? इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो यहाँ कोई भी प्रेशर बेल्ट मिलेगा तो नाम उसका क्या होगा? इक्वेटोरियल हो जाएगा, है ना? रटने की जरूरत नहीं है, फील करो शब्दों को। आगे क्या लिखा हुआ है? इक्वेटोरियल लिखा है, मतलब इक्वेटर पर है। हिंदी मीडियम, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र, तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ये। इसके बाद में थोड़ा ऊपर जाऊंगा ट्रॉपिकल के नजदीकी क्षेत्रों में, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल नाम हो जाएगा, लगभग लगभग 30 डिग्री 35 डिग्री के आसपास। तो जीवन में कहीं सब ट्रॉपिकल है तो तुम क्या कूलर पे चले जाओगे क्या? ज्योग्राफी तुम्हें एड्रेस भी बताने का प्रयास करती है कि देखो, पढ़ो ध्यान से, तुम्हें जगह भी पता लगेगी साथ में। पर हम क्या करते हैं? सब ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल। अब इस टाइम पे रीड कर लिया, आई एम फ्रॉम ज़ेवियर ना, तुमने रीड कर लिया। अरे क्रिएट तो करो, कहां ले जा रहा हो? किधर कह रहा है जाने के लिए? तुम्हें जाने के लिए कहां कह रहा हो? इक्वेटर पर, इक्वेटर इमेजिन करो, सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री को इमेजिन करो। और पोलर, पोलर कह रहा है, पोलर, पोलर, पोलर है वो। हाँ, पोलर, तो पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय, ध्रुवीय। अब जब ये पोलर 90 डिग्री है तो सब पोलर, सब पोलर जो होगा वो कहां होगा? 60 के आसपास, ऊपर ध्रुवीय कहां होगा? ठीक है, आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या? पोलर नहीं, पोलर एंड सब पोलर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सर वंस मोर, वेल वेल डन, शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। इक्वेटर बोलूंगा तो इक्वेटर का एरिया आना चाहिए दिमाग में। सब ट्रॉपिकल शीतोष्ण बोलूंगा तो 30 डिग्री का आ जाए। ठीक है, पोलर 90 डिग्री पे है तो 90 के पहले 60 ले लो, 30 डिग्री का डिफरेंस ले लो तुम थोड़ी देर, तो पोलर के पहले क्या आ जाएगा? सब पोलर। ठीक है, मैं बस आगे पढ़ाने के लिए थोड़ा तुम्हें आसान हो जाए समझना, इसलिए इतनी मेहनत करा रहा हूँ। नहीं तो मैं लिखवाने क्या, नोट्स बनाने के लिए तो बोल दिया तुम लोग, तो नोट्स तो बना ही लेना। जी हाँ, तो नोट्स तुम जब बना रहे हो तो उसको फील भी तो होना चाहिए कि इक्वेटर कहाँ है, सब पोलर कहाँ है, इक्वेटोरियल का सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है। ठीक है, इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, भूलना। अब शुरू करते हैं एक दो उधर कि ये लो हाई कैसे बन गया। ये बड़ा तनाव है, टेंशन है, याद हो ये बन कैसे रहा है। सिंपल यार, बहुत सिंपल तरीका है, चिंता मत करो, अभी बनाते हैं, देखो। हाँ, ये वकार ने जो है पकड़ ली मेरी बात। तुम कठिन चीजों को पहले काम कर लो, बस कठिन चीजों को तुम पहले करो। जीवन का एक सत्य है जो लोग कह रहे होते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये हार्ड वर्क करके आदमी स्मार्ट होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे कहाँ मतलब किधर किसी को किसको मिला है कि तू स्मार्ट? तो वो तो करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो तुम, अब जैसे तुमने देख लिया कुछ ज्योग्राफी से तुम थोड़े पैतरे सीखोगे पढ़ने के कि भाई सच्चाई को जान लो, रिकॉलिंग करो, उसको पेज में लिख के देखो, तो ये तुम बाकी सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे और उसका रिजल्ट तुम्हारा दिखने लगेगा। वो आगे तुम्हारी स्मार्टनेस टॉपिक होगी। उसके पीछे जो मेहनत लग रही है वो फिर काउंट नहीं करेंगे, स्मार्टनेस को देखने लगते हैं। पर घूम फिर के तुम वहीं से आए कि क्या बना रहे हैं सर, हम भी बना लेगा, नहीं रुक जाओ, तुम्हें नहीं बनाना, गलत बना रहा हूं, मत बनाना, गलत बना रहा हूं, सही बिल्कुल मत बनाना। सर देख लो यार, तुमको लगे तो बनाओ, नहीं लगे तो मत बनाओ, पर मत बनाओ। कल एक तो मैच वैच जितवा दिया बढ़िया तुमने। हाँ, अलग नहीं मान रहे लोग। 1 बजे वहाँ इंदौर में जैसे प्लेस राजवाड़ा करके वहाँ पहुंच गए, वहाँ चले गए, घर छोड़ के वहाँ चले गए, घर वर नहीं, घर किसी काम का नहीं, वहाँ वहाँ चले गए, कुछ भी हुआ वहाँ चले जाते हैं, कुछ भी हुआ, पूरा इंदौर में वहाँ इकट्ठा होता हूँ।
ऐसे हाल। अब देखो ध्यान से है ना, मैंने तुम्हें दोनों डायग्राम इमेजिन करवाना है, इधर अच्छे से देखना। हम लोग सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आगे भी धीरे धीरे, जल्दबाजी मत मचाना। सबसे पहले हम इक्वेटर से मान के चल रहे हैं कि हीट जो है, गर्मी जो है, थोड़ी इक्वेटर पे ज्यादा लेके चलते हैं, एवरेज। ठीक है, तो इक्वेटर का जो क्षेत्र है वो गर्म होगा, गर्म होने से हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। यहाँ तक ये हवा कन्वेंशनली इक्वेटर पर ऊपर उठेगी। अब यहाँ बन गया लो प्रेशर। अब होता ही है कि ये हवा गर्म थी तो ऊपर उठ गई, और ऊपर जाने के बाद ये होने लगती है ठंडी, ठंडे होने लगते ही थोड़ा जैसे ही नॉर्मल एसिडिटी याद रखो, ठंडी ठंडी होगी। अब ठंडी हो गई हवा, अब ठंडी जब होती है तो ये कहती है हमें नीचे आना है। अब लेकिन नीचे से ये वेपर प्रेशर कहता है मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी कन्वेक्शन प्रोसेस चली रही है। तो इस हवा को मजबूरन डाइवर्ट होना पड़ता है, या और समझना है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया कि नीचे लो है तो ऊपर क्या होगा बेटा, हाई होगा। और हाई प्रेशर मतलब इमेजिन करो हवा की प्रेजेंस है कि नहीं है, तो वो कहां जाने की कोशिश करती है, दूर होगी, डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा इसका। हाई प्रेशर हमेशा डाइवर्ज करता है कि नहीं करता है, अरे करता है कि नहीं करता है, अरे करता है कि नहीं करता है, करता है। इधर देखिए जब भी हवा ऊपर उठती है, तो जब भी जैसे हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के बाद वो डाइवर्जेंस का नाम लेती है हाई प्रेशर से। समझ आया कि नहीं आया, ये चीज तो मैं इतनी देर से घंटे से सिखा रहा था ताकि ये जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए तुम्हें। लेकिन जब ये हवा चूंकि ठंडी है तो इसका स्वभाव है कि ज्यादा देर तक ऊपर रहेगी नहीं, एक समय के बाद इसे नीचे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जब ये नीचे आएगी किसी एक पॉइंट पे नहीं आती है, ये लगभग 25 से 35 के बीच में गिर रही होती है, ये जहां गिरेगी वहां हाई प्रेशर बन गया कि नहीं बन गया, वेल डन। ये 30-35 वाले एरिया को मैं इक्वेटर बोलूंगा कि सब ट्रॉपिकल बोलूंगा, सब ट्रॉपिकल बोलूंगा, शीतोष्ण बोलूंगा, और आगे उसमें हाई प्रेशर लिख दूंगा। जब नीचे हाई प्रेशर है तो ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। एक्चुअल में हवा इधर ही आ रही थी, जब नीचे हाई प्रेशर बन गया मतलब हवा नीचे आ रही है, इधर ऑटोमेटिकली लो बन गया। कहने का मेरा मतलब है कि जब भी हवा ऊपर उठती है ना, तो इस हाई प्रेशर के कारण डाइवर्ट होकर वो सिंक होती ही होती है, और जहां होती है वहां क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। अब नीचे क्यों आ रही है, तो बेटा एक काम करते हैं अपन, छोड़ देते हैं इसको कि तू जा परिंदों की तरह चली जा, बिल्कुल। तुम सोचो कि ये हवा जब ऊपर उठ रही है, ठीक है, क्यों उठ रही है, क्योंकि गर्म हो गई, गर्म थी, गर्म थी, गर्म थी। लेकिन ऊपर जाने के बाद वो गर्म रहेगी क्या, हाइट पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठंडी हवा हो गई। ठंडी हवा का स्वभाव क्या है, ऊपर जाना या नीचे आना, ठंडी हवा नीचे बैठती है, ध्यान। तो एक समय के बाद नीचे, ठीक है प्रभु जी, नीचे कोई एक पॉइंट पे नहीं आई। मैं फिर कह रहा हूं, उल्टे सवाल मत पूछना क्लास में, मैंने क्या बोला तुमसे, किसी एक पॉइंट पे नहीं आ रही है, 25 से 35 के बीच में गिर रही है। ठीक है, अगली बात समझ में, थोड़ी देर और रुको, तुम्हें खुद समझ आएगा कि ये 3 सेल्स एक पूरे पैटर्न, एक सर्कुलेशन का पार्ट है। तो ऐसे सवाल खत्म हो जाएंगे कि ये यही क्यों गिर रही है। पूरे पर्यावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ यही साइकिल नहीं है, और भी बनेंगे, तो तीनों इक्वली उसमें बन रहे हैं, तो सबको बराबर हिस्सा दिया गया है। फिर जितनी तेजी से राइज कर रही है उसके हिसाब से डाइवर्जेंस डिसाइड हो रहा है। तो ये यहाँ क्यों गिर रही है, तो उसका एक्चुअल रीजन यहाँ से भी डिसाइड हो रहा है, इतनी हीटिंग ली है इसे, जी सर, और हीटिंग के बाद ये डाइवर्ट होकर नीचे की तरफ सिंक कर रही है। तो इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको कैसे समझना है, जब भी हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर किस चीज को दिखा रहा है, डाइवर्जेंस को। क्योंकि हवा ठंडी थी तो वो धीरे धीरे आके नीचे सिंक हो ही जाना है, नीचे सिंक हो गई। अब नीचे सिंक हो गई तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर, यहाँ बन गया हाई प्रेशर, यहाँ था लो प्रेशर। अब बस हाई से लो बेंड चलेगी, फिर वो गर्म होकर फिर ऊपर उठ जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा सर्कुलेशन। आई बात समझ में, जी सर। दोबारा देख लो आखिरी बार, मान लो कि कहीं झुके आ गए नींद के, टाइपिंग वाइपिंग में व्यस्त हो गए वहाँ, जी सर। कभी कभी अचानक चुनाव आयोग में चले जाते हो आप लोग, तो मतलब उनके लिए कह रहा हूँ। इधर देखो ध्यान से, हवा को राइज करा दिया तुमने, लो प्रेशर बना दिया, ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्या करता है, हवा को दूर फेंकता, डाइवर्ट करता, डाइवर्ट कर तो दिया, लेकिन हवा ठंडी थी, ठंडी हवा का स्वभाव क्या, नीचे बैठना, नीचे बैठ गई, जहां बैठी वो सब ट्रॉपिकल एरिया था, नीचे आएगी तो हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। अब जमीन पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो हाई से लो, तो ये क्या हुई सर, विंड चल गई, लेकिन विंड इक्वेटर तक आते आते गर्म हो गई, फिर से राइज कर गई, फिर ये ऐसे चलती रही। तो इस विंड को चलाने के लिए ये सब साइकिल्स की जरूरत है। ठीक है प्रभु जी, अब मैं वापस आता हूँ अपने उस डायग्राम पे। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, यहाँ से ऊपर उठ के लिया, आपने हाई प्रेशर बना दिया, हाई से लो की तरफ विंड चलने लगी, ये फिर वापस ऊपर उठ जाएगी, साइकिल चलता रहेगा। इधर आ जाओ, इस तरह के सस्ते डायग्राम में तुम देख सकते हो, हेलो, कि ये हवा जमीन से ऊपर उठी, दोनों साइड गई, फिर नीचे भैया नीचे जाके सिंक हो गई, जहां ये सिंक हुई वहां प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो इसको हमने क्या बोला डायग्राम्स में, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन बनेगी यहाँ पे, इस पूरी जगह पे कौन सा प्रेशर होगा, इस पूरी जगह पे कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। और आगे क्या लिख दूंगा मैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब इस हाई से ये लो की तरफ विंड चलेगी, तो ये सेल पूरा बन जाएगा साइकिल। बोलो कोई दिक्कत किसी, और मान लो कि बिल्कुल आगे लगी पड़ी है दिमाग में कि नहीं मेरे को तो समझना ही नहीं है तुमसे, तो या तो तुम क्लास छोड़ के चले जाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है हल्का फुल्का कि नहीं यार पढ़ा ले रहे हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लेता हूँ इनसे, तो तुम्हारे लिए डायग्राम डेडिकेटेड। ये 0 डिग्री इक्वेटर समझते हो, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ से, हुआ यहाँ से बेटा ये है कि अब ऐसा समझ लो ये हवा राइज कर रही है, हवा में ऊपर उठी, हवा में ये पूरी धरती पे, वेल डन। अब राइज करने के बाद नीचे बन गया पूरा तुम्हारा प्रेशर, कौन सा, लो प्रेशर बन गया। अब ये सिंक, अब ये डाइवर्ट होकर सिंक हो रही, 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 ये सिंक, ये सिंक, ये इधर सिंक हो रही, ये इधर सिंक हो रही, इधर सिंक। तो यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई। और अब ये हाई प्रेशर कौन सा वाला, 30 डिग्री। यहाँ से ये फिर लो वापस ग्राउंड की तरफ ये विंड चलती है, उधर से भी ऐसे सेल समझ गए, पूरा सेल बना हुआ है, साइकिल बना पूरी पृथ्वी, फिर ये ऊपर उठेगी, फिर ऐसे साइकिल। अब तो समझ में आ गया प्रभु जी, चल क्या रहा है, उठी सिंक, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत है, रुक जाओ पढ़ने, कम ज्ञान पूर्ण परिभाषा नहीं लगानी है, तो थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ सब दुनिया के सारे दूर कर दूंगा, पर थोड़ी देर अभी मिक्स नहीं करना है, प्रणय विनम्र निवेदन बेटा, थोड़ी देर। हाँ, अब तुम्हें आज ये समझ में आ गया कि ये मेरी जो लाइन है, ये इक्वेटर की लाइन है, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही थी, याद करो, वहां पर प्रेशर बन रहा था लो, थोड़ी देर पहले मैंने हटवाया तुमको, लो प्रेशर का संबंध, लो प्रेशर का संबंध जब हवा ऊपर उठती है तो क्लाउड से भी होता है, इसलिए बारिश भी रोज होती है इक्वेटर पे, देखा होगा तुमने, बारिश होती है कि नहीं होती है, हेलो 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 भाई, लो प्रेशर है, इंस्टेबिलिटी मिलेगी, मिलेगी तुम्हें, अस्थिरता मिलेगी, अभी बताया अस्थिरता बारिश होना, क्लाउडी वाला इसका। लेकिन तुमने एक बात गौर करी, ये जब सिंक होती है कहां पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर बेल्ट बनता है, 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर बेल्ट बनता है, अभी बताया मैंने आपको, 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर बेल्ट बनता है, और 30 डिग्री पे हवा नीचे सिंक हो रही होती है, क्लाउड बनते हैं यहाँ पे, क्लाउड बनते हैं यहाँ पे, क्लाउड बनते हैं यहाँ पे, नहीं बनेंगे। दिस इज द रीजन इन क्षेत्रों में बारिश आपको बहुत कम देखने को मिलती है। हैप्पी बर्थडे टू डेजर्ट, दुनिया के मरुस्थल ज्यादातर तुम्हें इसी लैटिट्यूड पर क्यों दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर क्यों दिखाई दे रहे हैं,
कारण हवा का सिंक होना, एक कारण ये भी होगा। जी हाँ, तुम देख लो दुनिया के डेजर्ट तुम्हें इसी पट्टे पे दिखाई दे रहे हैं, देख लो आराम से 30 डिग्री 15 से 30 डिग्री के बीच। और जब ये हवा यहाँ पर जब हाँ रुक सा बेटा यही करना है क्योंकि तुम दूसरी टाइपिंग कर रही थी जब पढ़ा रहा था भाई रेड सी एरिया में लेस रेन क्यों, मजाक चल रहा है ये तो भैया। अब तो आराम से थोड़ी शांति से बैठे रहो, मैं मना कर रहा हूँ यहाँ की बातें मत लिखो, तुम सुन लो खराब कर लो पूरे चैप्टर को, समझ नहीं पता नहीं। तो ध्यान देना है कि 30 डिग्री पे ये हवा नीचे सिंक हो रही है, सिंक हो रही है यहाँ पर, मैं ब्लॉक करूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, क्लास को डिस्टर्ब ना, इससे बुरी चीज मेरे लिए कुछ नहीं, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा, फिर कराते रहना तुम, जिससे अनब्लॉक नहीं होगा। पढ़ाई के समय जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, बाद में सब करते रहना। इधर देखो ध्यान से, जब भी हवा नीचे बैठ रही है, अभी सिखाया मैंने, नीचे आती हुई क्लाउड बना पाएगी क्या बेटा, बिल्कुल नहीं बनाई। और कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लैटिट्यूड है, 25 से 30 वाला है ना, बिल्कुल है। अब यही चीज मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ मैप में कि तुम जब यहाँ आओगे तो इक्वेटर की लाइन बीचों बीच है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो खूब बारिश होती है क्योंकि हवा जब ऊपर उठती है तो लो प्रेशर बना रही होती है, लेकिन वो सिंक हो रही है तो कहाँ हो रही है 30 डिग्री पे, और वहाँ प्रेशर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर अभी सिखाया मैंने, हाई प्रेशर में हवा क्या होती है, नीचे सिंक होती है और उसमें क्लाउड बनते हैं क्या, नहीं, क्लियर स्काई, इसलिए यहाँ बारिश भी होती है। तो दुनिया के ज्यादातर डेजर्ट तुम्हें इसी लैटिट्यूड में क्यों मिल रहा है, इसी जगह पे क्यों मिल रहा है, तो उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर हवा सिंक हो रही है। तो कल को बोले कि सर दुनिया के जो डेजर्ट्स हैं वो लो प्रेशर एरिया में पाए जाते हैं, गया। दुनिया के ज्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो क्लाउडी स्काई में पाए जाते हैं, गया। दुनिया के जो डेजर्ट्स हैं वो नॉर्मली यदि आप लोग देखोगे तो इनस्टेबिलिटी को दिखाते हैं, इनस्टेबिलिटी अस्थिरता को दिखाते हैं, फिर गया। क्यों, अभी सिखाया मैंने, इनस्टेबिलिटी किसे कहते हैं, जहां बारिश होती है। तो मतलब डेजर्ट्स आर एसोसिएटेड विद, जनरली कह रहा हूं मैं, हाई प्रेशर, एसोसिएटेड विद सिंकिंग एयर, एसोसिएटेड विद क्लियर स्काई, एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। हिंदी मीडियम ध्यान देना बेटा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। मरुस्थल के क्षेत्र उच्च वायुदाब से संबंध रखते हैं, ज्यादातर नीचे आती हुई हवा से संबंध रख रहे हैं, साफ मौसम के सूचक होते हैं और स्थिरता का प्रतीक होते हैं। ये फीचर्स हैं डेजर्ट्स के। फिर से इमेजिन करो, मान लो तुम्हें ब्लैंक पेज पे डेजर्ट की कहानी लिखनी, तो ज्यादातर हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कौन सा प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, डन। दूसरा हवा क्लियर स्काई होगी, तीसरा सिंकिंग एयर होगी, साफ मौसम, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, साफ मौसम और सिंक होना मतलब नीचे आती हुई धारा। चौथा स्टेबिलिटी, अस्थिरता की स्थिरता, स्थिरता। एग्जाम में इसी का ही मजा लेता हूं। एसोसिएटेड विद सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, क्लाउडी स्काई, राइजिंग एयर, इंस्टेबिलिटी। 4 बार 4 साल मौके, मतलब एक क्वेश्चन टॉपिक में 3-3 4-4 साल बाद में भी एक आया, तो इनका इसी टॉपिक से कम 15 साल काम चला लेती है एक कॉन्सेप्ट। एक बार ये कर देंगे, एक बार वो कर देंगे, और तुम आज ये महत्व समझ रहे हो कि कितनी छोटी-छोटी बात है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक-एक स्टेटमेंट, एक शब्द का गेम है यहाँ पे क्लाइमेट वाली। तुम कितना मतलब कोई स्टेटमेंट कह रहा है कि डेजर्ट्स आर एसोसिएटेड विद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, भरोसा जीत लिया। दे आर एसोसिएटेड विद द क्लियर स्काई, भरोसा जीत लिया। एंड फाइनली लिख दिया दे आर रिलेटेड विद एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, गया। वायुमंडलीय अस्थिरता से संबंधित है, पहले जीता कॉन्फिडेंस तुम्हारा, और फिर धीरे से गए, खत्म। बट तुम्हें डेजर्ट ये भी पता लग गया कि दुनिया में यही क्यों मिल रहे हैं, कोई दिक्कत। बट दिस इज नॉट ओनली द रीजन, एक ये रीजन नहीं, बहुत सारे और भी पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल नहीं किया। आज तुम्हें ये भी पता लग गया कि इक्वेटर के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, एयर राइजिंग। अब इससे हटके एक अलग चीज है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, और आपको क्या नहीं करना वो भी मैं बताऊं, बट एक अलग कॉन्सेप्ट है कि अब मान लो मैं पूरी दुनिया में सनलाइट पूछूंगा फिलहाल तुमसे, तो तुम खुद बोलोगे कि टेंपरेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड इक्वेटर पर नहीं किया जाएगा। फिर जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है ना, टेंपरेचर रिकॉर्ड करने की जब बात यदि आएगी तो वो इक्वेटर पर नहीं करते, फिर हाईएस्ट टेंपरेचर का जो रिकॉर्ड होता है वो इस जगह पे होता है, क्योंकि एयर सिंक होने से यहाँ क्लियर स्काई रहता है, साफ मौसम, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस तुम्हें ज्यादा यहाँ पता लगेगी। तो ट्रॉपिकल रीजन में तुम्हें गर्मी ज्यादा जो महसूस हो रही है, मतलब जो टेंपरेचर की बात जब करें कि हाईएस्ट टेंपरेचर रिकॉर्ड जब बनाए जाते हैं, देखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे लीबिया में अल अजीजिया, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, ईरान वगैरह के क्षेत्रों में दस्ते काबिल दस्ते लोग, इनको तुम देखो, ये क्या इक्वेटर पर बैठे हुए हैं क्या? देयर इज अ प्लेस अल अजीजिया, वेयर इन लीबिया, अफ्रीका, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, डेथ वैली इन कैलिफोर्निया, दस्ते काबिल दस्ते लोग, ये रीजन है ईरान के। इन जगहों पर टेंपरेचर की वैल्यू हाईएस्ट रिकॉर्ड की जाती है, ये ट्रॉपिकल रीजन के आसपास बैठे हैं, और ये स्टेटमेंट सही है। और जब इसका रीजन पूछे तो आपका रीजन होना चाहिए कि इक्वेटर पे इसलिए नहीं होता क्योंकि इक्वेटर पे क्या मिलता है बेटा, क्लाउड कवर ज्यादा है। तो बादल क्या करता है, सूर्य की किरणों को वापस भेज देता है, ऊपर से व्हाइट कलर है मान लो, एल्बिडो दिखाएगा, वापस भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो हाईएस्ट टेंपरेचर के रिकॉर्ड जो बनते हैं कि 59 डिग्री किया गया, 55 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, 52 रिकॉर्ड किया गया, तो वो यहाँ नहीं रिकॉर्ड करते इक्वेटर। मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा अलग टॉपिक है, नहीं तो प्लेन लर्निंग क्या कहेगी, रोड पे चल रहा है व्यक्ति से इक्वेटर पे डायरेक्ट गर्मी आती है, सबसे ज्यादा एवरेज गर्मी वही होनी चाहिए, हां गर्मी हो रही है, इंसोलेशन आ रहा है, ठीक है। बट रिकॉर्ड जब तुम टेंपरेचर को करोगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस को, तब क्या होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस को जब तुम रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, वहां पे क्लाउड कवर होने के कारण, क्लाउड कवर ना होने के कारण यहाँ पर डिग्री ऑफ हॉटनेस साल में तुम्हें ज्यादा देखने मिलेगी, जून वगैरह के महीने में, क्योंकि सनलाइट ऊपर आता है जैसे। अब ये प्लेन लर्नर दौड़ता आएगा, टड़क टड़क टड़क, सर टेंपरेचर ज्यादा तो हवा यहाँ से ऊपर चाहिए ना, आप तो गलत पढ़ा, यहाँ लोग प्रेशर बन जाना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ तुम गलत चले जा रहे हो। मैंने टेंपरेचर रिकॉर्ड करने की बात की ना, मैं साल में एक दिन के बारे में बात की है, और वो भी मैं कब करूंगा, जून में। मान लो इधर कर रहा हूँ जून में करूंगा, क्योंकि जून में सन का होता है, नॉर्थ में होता है। हाँ तो तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये साइकिल जो है थोड़े से आगे शिफ्ट भी हो जाते हैं, सन के आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो उसको से मिक्स मत करना। एक समय आएगा जब मैं यहाँ पर भी आपको जो है कुछ समय के लिए जो है एयर यहाँ की राइज करवाऊँ, बट ध्यान रहे तुम टेंपरेचर तभी रिकॉर्ड कर पाए जब क्लियर स्काई था, और क्लियर स्काई तब था जब एयर सिंक थी, और जब एयर तब सिंक थी जब यहाँ से एयर उठती थी, तो पहले ये प्रेफरेंस लेंगे हम, बाद में इधर जाएंगे, ध्यान रखना।
पहले इधर से कहानी शुरू हुई है तो क्लियर स्काई हो पाए तो तुम टेंपरेचर को रिकॉर्ड कर पाए। ये नहीं कि अब यहाँ गर्म करा दिया तो अब इसको उठवा दो, हो गया काम, खराब कर दो पूरा सर्कुलेशन, हैप्पी बर्थडे, अब मैं एग्जाम नहीं दे रहा। तो मैंने कहा था तुमसे कि इसको यहीं छोड़ देना, कल को कोई बोले कि इक्वेटर पे हाईएस्ट टेंपरेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं, नो, ट्रॉपिक्स में किए जाएंगे, ये अजर्शन हो गया। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या कहेंगे हम, क्लाउड्स की कमी होना, क्योंकि जितने क्लाउड होंगे उतने वो सनलाइट वापस चला जाएगा। ओह दिस इज नाइस, आगे बढ़े। सर सवाल तो आपका समझ में आ गया, और वो मेरा एक डायग्राम जो था वो आधा भी सर समझ आ गया। सर इतने में किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो, इसको मत पढ़ना, इसको मत पढ़ना और इसको मत पढ़ना। पहले तो तुम बता दो हाई प्रेशर लो प्रेशर, और आप विंड को भी देख लो, तुम ऐसी क्यों मारी, हाँ इक्विनॉक्स पोजीशन के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं। डन, क्लियर, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। अरे लिंक मत टूटने देना, अपनी कहानी क्या है, विंड पढ़ना है लेकिन उसके पहले क्या पढ़ना है, प्रेशर, प्रेशर कहां से आया, क्या है हाई प्रेशर लो प्रेशर बोलते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्या होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, डिफरेंस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है बताइए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें काम की चीज जो आपको देखनी है वो वापस आओ डायग्राम में, इसको देखो तुम, यहां मैंने हाई क्यों लिखा है, जल्दी बताओ। जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, मेरा कुछ तर्क तो तुम सही लगा रहे हो। सर तो सिंपल था, पोले एरिया पे ठंडा हवा होते हैं, ठंडी हवा नीचे आता है, और ठंडा हवा जब नीचे आता है तो वो जो है सर वो तो बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब मैं यहाँ मेरे उस डायग्राम में ले जाऊँ आपको, कहाँ चला गया जो गलत डायग्राम बना रहा था, इसके बारे में कि यहाँ पर हवा जो है नीचे सिंक हो रही है, तो यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, मैं डायग्राम बनवा दूंगा तुम्हें लास्ट में, चिंता मत। ठीक है, और इधर भी यहाँ पर हाई प्रेशर हम लोगों ने कह दिया। अब इसको थोड़ा शांति से समझ लो है ना, अब पेन कॉपी रख दो बेटा नीचे, सीधे बैठ जाओ, फिर से सीधे बैठ जाओ, जल्दी से सीधे बैठ जाओ, 5 मिनट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो पहले तो उन सभी विद्यार्थियों के दिमाग को मैं शांत कराना चाहता हूँ कि मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ उसे तुम्हें किसी भी हाल में मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार हम बैठ जाते हैं ऐसे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ड्रिफ्ट को पहले लिखना था, कॉन्टिनेंट को बाद में। तो उन वैसे उन बुद्धियों को जो है मैं नमन करने का प्रयास कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी कर लो, प्रेशर जो मैं बनाऊंगा वो लो ही बनाना है, नहीं तो विंड नहीं चलेगी। उदाहरण के तौर पे ये लो है, ये हाई है, इधर हाई है, तो बीच में हाई और हाई फिर विंड चलेगी नहीं चलेगी, डेफिनेटली इसमें बीच में क्या चाहिए मुझे, लो, तभी दो विंड चल पाएगी, है कि नहीं सही बात। तो एक बात तो तुम स्वीकार लो कि बनाना तो सर जी यहाँ लो ही 60 डिग्री, हाँ क्यों बन रहा है मेरा काम है समझाने का, बट कई बार स्वीकारूं मैं क्यों, मैं क्यों, क्योंकि मैं बड़ा हो गया, मैं किसी की नहीं सुनता, पर सुनना पड़ेगा तुम्हें, एग्जाम देना। तो ये लो प्रेशर को जो है याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। अभी कैसे बन गया सर, देख लेते हैं, समझ लो फटाफट। जस्ट इमेजिन करिए 30 डिग्री का प्रेशर, क्या है, हाई प्रेशर है, और पोलर रीजन का प्रेशर भी हाई है। मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ कि भाई साहब, भैया पेन मुझे ये यूज करना चाहिए, यहाँ 30 डिग्री लिखना चाहिए या 90 डिग्री, जहाँ 60 लिखना चाहिए, जहाँ हाई प्रेशर है और जहाँ दोनों कलर चेंज कर दिया, थोड़ा सा गर्म स्थान है, ये थोड़ा सा ठंडा स्थान है। हाई प्रेशर की क्या खास बात होती है, विंड को कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है, हाई प्रेशर की क्या खास बात होती है, ये भैया दीदी डीआईवी लिख रहे हैं तो हम भी डीआईवी लिख देते हैं, नहीं, जब तक फील ना आए मतलब मत लिखना। डाइवर्जेंस, अपसरण कर रही है, मतलब हाई प्रेशर की आदत है हवा को दूर करनी, जैसे इक्वेटर की तरफ जा रही है हवा, वैसे इधर भी तो जाएगी ना, पोल की तरफ, इधर वाला भी हाई प्रेशर दूर फेंकेगा हवा को। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हाई प्रेशर की हवा जो है वो डाइवर्ज होने का प्रयास करे। क्या मेरे दोनों एरो समझ आया आपको, पहले तो तुम ये समझ, जिस तरह से बेटा इधर हवा गई वैसे इधर भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, तुम ये भी देखो। अब मुझे बताओ आप आराम से शांति से कि ए और बी में से कौन गर्म है कौन ठंडा है, ए गर्म है बी ठंडा है, नाउ टेल मी द रीजन, रीजन बताओ रीजन। सर ऑफ कोर्स सर, ये ए वाला नियर बाय इक्वेटर के, इक्वेटर के थोड़े पास में है, गर्म रहेगी हवा, ये पोलर एरिया में है तो थोड़ा ठंडा हवा रहेगा। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि हवा भी जैसे जैसे 90 80 70 में आते आते बेचारी गर्म होने लगी, जैसा सरफेस वैसी हवा, ये नीचे का सरफेस गर्म है तो खैर कोई बात, अभी लेकिन ठंडी है। ज्योग्राफी में हमेशा ध्यान रखना, दो अलग अलग टेम्परेचर की एयर कभी मिक्स नहीं होती, सुन लेना मेरी बात ध्यान से दोबारा, दो दो डिफरेंट टेम्परेचर की हवा, दो डिफरेंट टेम्परेचर की हवा आपस में कभी मिक्स नहीं होती है। और क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, वार्म वार्म मिक्स हो जाएगी, कोल्ड कोल्ड मिक्स हो जाएगी, वार्म कोल्ड मिक्स नहीं, दोनों में अलग स्वभाव है, दोनों मिक्स का मतलब एकजुट हो जाना, मिल जाना। तो अक्सर हम देखते हैं कि ये जो गर्म हवा है, ठंडी हवा चूंकि थोड़ी हैवी है, भारी होती है, तो इससे टकरा के गर्म हवा ऊपर उठने लगती है, या कुछ नए तरीके से हवा ऊपर उठ रही है, देख रहा हो, कोई सूर्य का लॉजिक नहीं है, टकराई और टकरा के गर्म हवा, धीरे धीरे लो प्रेशर बनने लगेगा। एक आध बुद्धिजीवी दौड़ता है, सर ये लो प्रेशर क्यों बन जाएगा, ये भी ठंडी हवा यही तो है, बहुत सही बात आप कह रहे हो, लेकिन अभी तुमको जितना समझाया वो समझ आया कि इधर से एक एयर कोल्ड आई, इधर से एक एयर वार्म आई, टकराई और वार्म धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया, पहली बात, धीरे धीरे लो प्रेशर बनना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि अब आप खुद सोचो कि जो कोल्ड एयर 90 डिग्री से आ रही थी वो उतनी कोल्ड रहेगी क्या थोड़ी देर के बाद, वो भी देखो एरो को देखो, कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा ठंडा सा किधर हो रहा है, गर्म किधर हो रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि
ये हवा भी धीरे धीरे, ये 90 डिग्री है मान लो, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री, तो जो जितना ठंडा 90 उतना 80 ठंडा नहीं है, उतना 70 ठंडा नहीं है, धीरे धीरे आते आते ये भी हवा गर्म होने लगी, मतलब ये भी हल्की हल्की होने वाली हवा। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये हाई प्रेशर था, इधर एक हाई प्रेशर था 60 डिग्री पे, ये गर्म हवा है, ये ठंडी हवा है, गर्म हवा जो है वो टकरा के ऊपर उठ चुकी है, लो प्रेशर बन गया है, धीरे धीरे ये हवा भी अब क्या हो रही है, धीरे धीरे ये हवा भी गर्म हो रही है, धीरे धीरे हवा भी गर्म हो रही है। अब सुनना भी, अर्थ का होता है रोटेशन, पृथ्वी घूमती है, केंद्र से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है सेंट्रिफ्यूगल, हमेशा जो चीज बाहर फेंकता है चीजों, तो इसके रोटेशन से इस पर भी इसका प्रभाव देखा गया कि थोड़ी बहुत जो हवा हल्की हो जाती है, हल्की रहती है, वो बाहर फेंक देता है, बाकी जगह तो सिंक हो रही है तो ज्यादा परेशानी है नहीं, यहाँ सूर्य की गर्मी इतनी है कि हमें टेंशन लेना नहीं है रोटेशन, यही दिक्कत है, यहाँ सनलाइट उतना आता भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि अर्थ से रोटेशन से जो सेंट्रिफ्यूगल केंद्रीय बल जो लग रहा है उससे भी ये बाहर की तरफ जाती है, धरती से दूर होती है, धरती से दूर होती है, ये मेरी धरती है, इससे दूर होती है। सो प्लीज प्लीज फोकस करना कि ये 60 डिग्री वाला जो लो प्रेशर है बड़ा यूनिक है, एयर के राइज होने से बन रहा है, डिफरेंशियल जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है एयर का उसके कारण बन रहा है, प्लस साथ में अर्थ का रोटेशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। कोई भी वस्तु जब घूमती है तो केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, 8वीं 9वीं का विज्ञान, 6वीं 7वीं का विज्ञान। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो बाहर की तरफ एक बल लगने का प्रयास लग रहा है, तो इसमें भी यही हो रहा है कि वो एयर पे भी लग रहा है, हवा दूर हटती चली जाएगी धरती से, वैसे गर्म हो गई। वो चीज तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे सर आप, पर मैं आपसे कह रहा हूँ हम उसको इसलिए ज्यादा भी कंसीडर नहीं करते हैं, वैसे सनलाइट खूब रहता है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर तो सिंक हो रही है, इधर उसका हम लॉजिक लगाएंगे भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है तो नीचे सिंक होने ही होना। तो कल को बोले कि 60 डिग्री क्या पूर्ण रूप से इंसोलेशन पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, थर्मली इंड्यूस्ड है? नो, दिस इज रोटेशन, रोटेशन पर डिपेंडेंसी, और जिसे हम कह सकते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड, जिसे हम कह सकते हैं गतिजन्य, जिसे हम कह सकते हैं। फिर से समझ लो जल्दी से, मौका है एक और। ये है मेरा 30 डिग्री, ये है मेरा 90 डिग्री, ये है 60, ओके। आगे बढ़ते हैं, रुकना है ना शांति से। ये मेरे लिए क्या हो गया, वार्म एयर, क्योंकि यहाँ भी हाई प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर, ये कोल्ड एयर। मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहला स्टेप गर्म हवा को ऊपर भेज दो टकरा के, थोड़ी देर के बाद ये हवा भी गर्म हो गई, इसने प्रॉपर्टियां धरती की ले ली। तो अब क्या है, हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है, रोटेट होने से जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है ये भी धीरे धीरे यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। तो नीचे क्या बन गया, लो प्रेशर, मतलब दिस इज यहाँ पर थोड़ा बहुत भी यदि मॉइस्चर है अवेलेबल है, क्लाउड क्लाउड यहाँ बन जाएगा, इंस्टेबिलिटी यहाँ भी आ जाएगी। लेकिन तुम फिर मत भूलो कि जो हवा ऊपर उठी हाई प्रेशर बनाएगी, डाइवर्ट होकर एक तो यहीं जाएगी, तो वापस हाई प्रेशर में कनेक्ट हो गई, एक इधर वाले में आके कनेक्ट हो गई वापस, तो ये सेल दो कंप्लीट बन गया आपके। और यहाँ पर आप वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, इधर देखिए, नीचे लो प्रेशर बन गया, इसका कोई सनलाइट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, और बुद्धि लगा रहे हो तुम तो देखो ये थिकनेस भी कम है ट्रोपोस्फियर की, नहीं तो सेल ऐसे बड़ी बड़ी बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एक एवरेज थिकनेस भी तुम्हें दिख रही है जो हमने पढ़ी हुई है बेसिक क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम आज के बाद देखो ये सेल्स कुछ इस तरह की हैं, आप इससे और समझ पाओगे। ये दिख रहा है, ये सेल पहली सेल है, ये जो अभी अपने पढ़ी है दूसरी सेल है, पोल के पास तीसरी सेल। तो इसमें क्या हुआ था, देखो इधर यहाँ से जो हवा जा रही है कौन सी जा रही है, वार्म, और पोल से जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, कोल्ड, टकरा के कौन सी उड़ गई, गर्म ऊपर उड़ गई। अब वो डाइवर्ट होकर इधर नीचे गिरी, इधर नीचे गिरी, सिंपल। तो तुम खुद सोचो ना कि यहाँ बिना सूर्य के हवा ऊपर कैसे चलेगी, तो कुछ तो अर्थ का रोटेशन का लॉजिक है यहाँ पे, अर्थ बाहर फेंक रही है चीजों, तो एयर भी बाहर की तरफ धरती से दूर हो रही है, यहाँ से दूर हो गई, इसको आप ऐसा ही समझ सकते हो कि इधर से गर्म आई, इधर से ठंडी आई, फिर ये बाहर निकल के फिर इधर से एक सेल बन गई, ये एक सेल बन गई। अब इसके बाद तुम जब भी इस डायग्राम को देखोगे शांति से ऑब्जर्व करो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, सातों प्रेशर बेल्ट इक्वेटर दोनों के लिए है। इधर जब ये नीचे सिंक हुआ था तो हाई प्रेशर यहाँ भी बना, यहाँ से हवा गई, इधर से भी हवा जाएगी, उधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, दोनों टकरा के ऊपर उठेगी, यहाँ से ऊपर उठी, एक इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, मतलब यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, यहाँ। सारे प्रेशर बेल्ट तुम्हें समझ आए कि नहीं आए, कुछ डाउट हो तो पूछ लो प्रेशर बेल्ट में, क्योंकि जब तक, और याद करने का तरीका लो हाई लो हाई। तो सब पोलर वाला जो एरिया है वो सनलाइट के कारण बना है, खुश रहो खुश खुश, सनलाइट के कारण ज्यादा उसका रोल है नहीं, सनलाइट के कारण नहीं, वहां पर अर्थ का रोटेशन भी लग रहा है, दो अलग अलग हवाओं का कनेक्शन भी बनने का प्रयास कर रहा है, डायनामिकली इंड्यूस्ड भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, चलो एक डायग्राम बनाते हैं साथ में, तेजी में बनाएंगे, एक ही साइड का बनाएंगे, दूसरी साइड का ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। समझ तो आ गया, पर सब ट्रॉपिकल में जो डेजर्ट वाला जो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इतना पढ़ेंगे हमने, इतनी को बुद्धि लगा रहे हो। हाँ बिल्कुल प्लेन लर्निंग है, तो देखो इधर भाई, थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज कर लोगे, कंसंट्रेशन तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। जब हवा नीचे बैठ रही है तो तुम क्लाउड कहां से ले आओगे, तुम ये सोचो, खुद सोचो, क्लाउड जब यहाँ जब नीचे हवा बैठ रही है तो क्लाउड कहां से आएगा, अब बारिश नहीं होगी, डेजर्ट बन रहा है, और क्या, सिंपल। इधर देखो ध्यान से, ये बना लेना सब लोग एटलीस्ट एक बार तो। डेजर्ट वाला लॉजिक पोल पे यहाँ नहीं होगा ना, वहाँ बारिश नहीं होती इतनी ज्यादा, इसलिए डेजर्ट है वो भी, पर कोल्ड डेजर्ट है वो। फ्रंटल वगैरह है कुनाल, पर वो धीरे धीरे टाइम से हम पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है ना। 0 डिग्री इक्वेटर वाला एरिया, सब ट्रॉपिकल वाला एरिया, सब पोलर वाला एरिया, पोलर, हाँ, भूमध्य रेखा,
उपध्रुवीय, ध्रुवीय। ये हवा इक्वेटर से ऊपर उठी, इसे हमने लो प्रेशर बनाया, फिर नीचे सिंक हो गई 30 डिग्री के आसपास, तो ये हमारे लिए हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में एज इट इज मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये ऊपर उठती है हवा, इधर आके नीचे सिंक हो जाएगी, तो इस जगह पे ये तुम्हारे लिए क्या बन गया, हाई प्रेशर वाला एरिया, ये लो प्रेशर वाला एरिया, एज इट इज ये वाली आपके लिए विंड हो जाएगी। इस पर खाली स्पेस छोड़ना, कल विंड का नाम लिख लेंगे। तो ये जिस व्यक्ति ने काम किया इस सेल को बोलते हैं हेडले सेल, हेडले सेल। ठीक है, हेडले नाम के व्यक्ति। फिर अभी सिखाया मैंने आपको कि पोलर एरिया में हवा ठंडी रहती है, नीचे बैठ जाती है, प्रेशर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, उससे जो हवा आएगी 60 डिग्री की तरफ विंड, वो कोल्ड विंड आएगी थोड़ी सी, ये कोल्ड विंड आएगी धरती के पास, और ये वाले से जो हाई प्रेशर से जो आ रही है वो कौन सी हवा आ रही है, वार्म विंड। तो इधर से जो आ रही है वो क्या है, वार्म विंड। ये मान लो दोनों ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ सिंक हो गई, ये यहाँ सिंक हो गई, ये ऊपर उठ के एक इधर सिंक हो गई, इधर सिंक हो गई, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, सब पोलर लो प्रेशर। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर मतलब उपध्रुवीय निम्न वायुदा। हेडले सेल के बाद इस सेल को बोला जाता है फेरल सेल। जी हाँ, फेरल सेल, दिस इज पोलर सेल। ध्रुवीय सेल, फेरल नाम का व्यक्ति, हेडले नाम का व्यक्ति, हेडले सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल। 3 सेल क्लियर हो गए। ठीक है, मतलब अब आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो आपको विंड सिस्टम दिख रहा है, हाँ, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ध्यान रखना है। कभी मान लो एग्जाम में गलती हो गई, कुछ हो गया, कोशिश याद हमेशा करो, अल्टरनेट चलेगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। हाँ, अब आप रॉकेट हैं, आपने जो सोचा कि मैं हाई प्रेशर कर दूँ और फिर यहाँ से लो प्रेशर कर दूँ, फिर ये कर दूँ, हो गया काम। क्योंकि सर ने बोला था एक के बाद एक आएगा, हो गया काम। तो प्रेशर बेल्ट क्लियर हो गए हमारे, डेजर्ट का कनेक्शन क्लियर हो गया, कहाँ से इसका डेजर्ट की कहानी आई। हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब माय नहीं, कोमल ये इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेते ज्योग्राफी में, अभी वार्म अप चल रहा बेटा, है ना, मौजिम राम में इतनी तेज बारिश थी, अभी इतनी जल्दी अपन इतना भी आसान नहीं क्लाइमेटोलॉजी, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो होप यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई, 3 सेल हो गए। अब आप लोग देख रहे हो, मतलब टेक्निकली हमें कितनी विंड पढ़नी है, 1 2 और 3। तो हमारे पूरे अर्थ पे टोटल 3 प्रकार के विंड सिस्टम हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दीस सेल्स। टोटल प्रेशर बेल्ट कितने हो गए, फिर बुद्धि लगाओ जरा। टोटल प्रेशर बेल्ट्स, इक्वेटर वाला 1, सब ट्रॉपिकल वाला 2, सब पोलर वाला 3 और पोलर वाला 4, तो एक हेमिस्फीयर में 4। टोटल गिनती करवा ली तो 5 6 और 7, भाई एक इधर का भी हाई होगा, इक्वेटर तो कॉमन है, तो टोटल 7 हो गए, एक हेमिस्फीयर में 3 हो गए, 4 हो गए इक्वेटर को मिला के। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो या विंड का पैटर्न भी टाइप देखो, अब आप एक टाइप की विंड जो तुम्हें दिख रही है, 1 2 और ये 3। ठीक है, चलो, तो इसके बाद अपन कल डिस्कस करेंगे विंड पढ़ने से पहले, कल की क्लास भी काम की रहेगी। तो कल से हाँ इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू हो रहा है, मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, जिसके पास नहीं है वो ले लेना, 1 मिनट रुको दे रहा हूँ। एनरोल करना पड़ेगा ना, तब आपके उसमें दिखेगा। ये वो कोर्स है जो इंडियन ज्योग्राफी का है, कल से शुरू हो रहा है, और जो फिजिकल पढ़ रहे हैं या जिनके पास टाइम है दिन में करना चाहो तो खत्म करिए उसको टाइम से। और आज एक सेशन मेरा फाउंडेशन वालों के लिए भी है, जिनका 2026 27 28 में देना है एग्जाम, वो 5 बजे आ जाना, थोड़ा मैं कुछ स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस कर लूंगा, उसकी लिंक भी दे देता हूँ, 1 मिनट रुको। नहीं नहीं, मतलब जिनको लेना है उनसे कह रहा हूँ, एक बार रुकिएगा, मैं दे रहा हूँ ना। तो 2 लिंक दे रहा हूँ आपको मैं, एक मैं शाम को 5 बजे वाली क्लास है, इसमें थोड़ा स्ट्रेटजी दिक्कत होती है, कैसे क्या करना है उनके लिए, मतलब वो लिखा भले इसमें ज्योग्राफी, बट ओवरऑल थोड़ी प्रिपरेशन का गाइडेंस दे दूँ। जो लोग खाली हैं बैठे हैं वो आना चाहे तो आए, कभी मन करे तो रिकॉर्डिंग आधे घंटे का लूंगा सेशन, ठीक है।
चलो तो अभी मैं कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए आपको ब्रेक दे रहा हूँ, उसमें आप लोग आंसर भी अपलोड कर सकते हो तो कर देना, और बाकी जिनको जाना हो जा सकता है। ठीक है, आंसर अपना एक ही अपलोड करना, ओनली वन, रिपीटेशन नहीं चलेगा। अननेसरी 3-4 कर दिए, मैं एक भी चेक नहीं करूँगा। मेरा मानना है सब लोगों को बराबर मौका मिले, और आज जिनका हो जाएगा अच्छी बात है, कल मैं बच्चों का चेक करूँगा, और बच्चे होंगे तो फिर परसों चेक कर लूँगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो, तब तक मैं इधर जो भी फीडबैक होगा दे दूँगा। आंसर एक मतलब एक। आंसर तो मैंने याद हो तो बोला था कि कोशिश करें होल्ड माउंटेन और वो वाले क्वेश्चन को अपलोड करें, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी मत करना, हो चुका उसका काम, एक ही करना है। ठीक है, लिंक दे दी है, कोर्सेज का टाइम वाइम सब वहाँ तुम्हें पता लग जाएगा, कल 3 बजे से शुरू हो रहा है। अब 1000 बार बोल चुका हूँ, एनवायरमेंट अगस्त सितंबर में आएगा, पर नहीं, कॉपी पेस्ट करना है। पहली क्लास में बताया था मैंने तुमको ये बात, पहली क्लास में बताया था, पर नहीं सर वो ऐसे क्यों, थोड़ा मजा आता है ऐसे कॉपी पेस्ट करने में, मत करो ये सब, मत करो, मतलब पता है सब तुम्हें कब आने वाला है, उसके बाद वो चल रहा है कॉपी पेस्ट। मैं 3-4 मिनट में आके दोबारा शुरू करूँगा सेशन को आंसर चेक करने के लिए। आप लोग यहाँ डाउट सेक्शन में इमेज अपलोड कर सकते हैं, एक ही अपलोड करिएगा। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो क्या कर दिया आप लोगों ने, आंसर अपलोड? अच्छा, रिया क्या किया है रिया? ये वोल्केनिक इरप्शन इज एन इरप्शन ऑफ गोल्डन फ्रेगमेंटेड रॉक, और ये हो गया, एंड आल्सो द कॉज ऑफ, इसको या तो एरो बना दो ना, देखो ये तो ठीक है, ये यहाँ नहीं बनेगा, इसका डायग्राम बनाना हो तो उसकी लोकेशन बेस्ड बनाना बनेगा ना, ये वोल्केनोज कहाँ है वो दिखाना है तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ? तो इस बात को जो थोड़ा सा ध्यान रखना, रिंग ऑफ फायर हर जगह नहीं बनाना है, पूछेंगे उसने रिंग ऑफ फायर 2024 में कोई कौन से ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं वो पूछा है उसने, तो वर्ल्ड मैप बनेगा लेकिन उसमें ये वाले वोल्केनोज मार्क करने हैं, ये ऑप्शनल टाइम हो तो बनाना। ठीक है, चलो और क्या है क्वेश्चन? पायल, गोल्ड माउंटेन, ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, ये तो भी ठीक है, वर्ल्ड मैप अच्छा बना दिया आपने, ये बना दिया, थोड़े वर्ड्स कम लिखो, इसको 7-8-9 मिनट में कैसे लिखोगे आप? अखिलेश, ये आखिरी कमेंट है आपका बेटा, इसके बाद तुमने कुछ लिखा मैं ब्लॉक करूंगा तुम्हें, खड़ा भर गया तुम्हें, सुन रहे हो? मतलब एक समय तक मैं सहन करता हूँ आपसे, बिना मेरे अगला तुमने कुछ भी कमेंट किया यहाँ इधर उधर बिना टॉपिक सेट, मैं बिल्कुल ब्लॉक करूंगा। जो भी लर्नर्स ने इस क्वेश्चन को लिखा है वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन को, सब लोग चेक कर लो, आपको इस तरह का एक मैप बनाना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, इस मैप को बना के बेनिफिट ये है कि तुम मतलब मार्किंग करके, इसमें कमी है, मैप में क्या कमी है, आप प्लेट्स के नाम भी लिख सकते हैं, या नाश्ता प्लेट लिख सकते हो, या जुआन दी फुका प्लेट लिख सकते हो, है ना? तो इस चीज को जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट, इंडियन प्लेट लिख सकते हो। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, रोना गाना मत करो, यहाँ पे सुनो जो कह रहा हूँ। जिसने इस आंसर को लिखा है, ये मैप आवश्यक है इसमें, विद द नेम्स ऑफ प्लेट्स, प्लेट के नेम के साथ। इंट्रोडक्शन इतना ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें एक जो मुझे डायग्राम की कमी और लग रही है वो लग रही है कन्वर्जेंस वाली, एटलीस्ट आप कन्वर्जेंस लिखिए। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या लिखा है, जियो सिंक्लाइन इन ओशियन, ओशियन कन्वर्जेंस, ये कहां से आ गया?
इडियोसिंक्लाइन ओशन ओशन कन्वर्जेंस में कैसे मिलता है? अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ इनमें ही है, इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। तो सिर्फ एसोसिएटेड विद ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से ही होगा। तो अब यहाँ ना अंडरलाइन कर दो, ये मेन चीज़ है, ताकि हमें पता लग जाए। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एब्सेंस तो लिखा है ना आपने, अच्छी चीज़ है, ये मेन चीज़ होगी, इस पे अंडरलाइन कर दो, थोड़ी सी मोनोटोनस खत्म हो जाए। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, तुम सोच रहे हो कितना पड़ेगा एक लाइन, हाँ थोड़ा से वर्ड्स कम कर दो, वर्ड्स कम कर दो, ध्यान रखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। गौरव, तुम्हारे आंसर के साथ गौरव एक बात थोड़ी ठीक लग रही कि इससे ज़्यादा हम लिख भी नहीं पाएंगे, तो जितने शब्द की जरूरत है उतना तो तुमने कम से कम लिखा है पहली बार। डायग्राम भी बहुत सोच समझ के तुमने बनाया है, काम के 3-4 पॉइंट लिख दिए हैं, वो मैं कूट ये हो गया, ठीक है। यहाँ लगे तो तुम एक आध प्लेट्स का नाम लिख सकते हो, यहाँ जो प्लेट का नाम था ना वो कर सकते हो। मैप जिनसे सही से नहीं बनता, देखो तुम्हारे सामने आंसर आना शुरू हो गए हैं, कैसे बनाए उन्होंने, किस तरह से एक नॉर्मली बना सकते हैं, वो कर सकते हो, उतना प्रयास तो भी ठीक है। अब मत करो यार अपलोड, अब नहीं होगा, मतलब इतने 200 आंसर भी नहीं होंगे, कल कल ही करना बाकी के बच्चे को, इतने हो गए, पहले इतने वो कर लूँ मैं। हाँ तो गौरव ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। और क्या है आंसर, मैं देखना शुरू करता हूँ। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आर्किपेलागो प्लेट्स के नाम आपने डायग्राम बनाया है, कुछ बच्चे डायग्राम इस तरह का भी बना सकते हैं, ये देखो वही काम है, प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेगा, ऐसे नहीं बनता। दोनों काम के डायग्राम तुमने इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं, फिलिपिन प्लेट लिख भी दिया है, इधर आप एक आध प्लेट का नाम चाहे तो लिख सकते हैं, ये आर्किपेलागो लिखा है, रिंग ऑफ फायर फॉर्मेशन की स्टेप्स लिखी हुई है, ठीक है। इस चीज को जो है अपने को ध्यान रखना है, आराध्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन विवेक, विवेक यार तुम दूसरी तीसरी बार तो नहीं आ गए आंसर चेक कराने, पहले भी बोला था तुम थोड़े मार्जिन बना लो यार, मार्जिन बनाने से तुमको और मुझको दोनों को वर्ड्स लिमिट समझ आ जाती है, वर्ड लिमिट। हाँ दूसरी बात, आर्किपेलागो का तो तुमने रेफर कर दिया, ठीक है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस करवा दिया, हॉटस्पॉट वोल्केनिक जोन वाले रीजन में लिख दिया तुमने, और क्या लिख दिया, ओशन कन्वर्जेंस पोर्शन, ठीक है। वर्ल्ड मैप लगेगा इसमें, लोकेशन लगेगी, और ये जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो इसमें तुम्हें जो मेन सब्जेक्ट है वो मिस किया तुमने, पूछो कौन सा, इंडोनेशिया और फिलीपींस आर्किपेलागो की प्लेट्स के नेम लिखने हैं, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक नहीं समझाना, प्लेट टेक्टोनिक समझाना है विद द नेम्स ऑफ प्लेट्स, इंक्लूड करो उसको, ठीक है, सबको ध्यान रखना है। कन्वर्जेंस को समझाते समय कोशिश करेंगे हम कि प्लेट्स के नाम भी वहां पर यूज हो रहे हो, कि एक प्लेट ओशन के अंदर चली गई तो कौन सी वाली ओशन के अंदर चली गई, वो ध्यान रखना है, समझ आ गई सबको बात, इस चीज को जो है ध्यान रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक, आगे बढ़ता हूं अब मैं। उल्फत, अब जरूरत होगी तो मैं अपलोड करूंगा आंसर, बाकी मैं डायरेक्ट आपको फीडबैक देते जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सब, जिन जिनका जो नाम है, बाकी जिनको जो करना है अपना काम करते हैं। अननेसेसरी कमेंट में मत लिखो, मेरा चेक कर दो, मेरा ये हो गया, वो मैं किसी का चेक नहीं करूंगा, ऐसे में जिसकी जो बारी आती जा रही है मैं बताता जाऊंगा, थोड़ी शांति से बैठे रहो। सबसे पहले तो उल्फत तुम कोशिश करो पेन अपने को एक यूज करना है, क्या है कि वहां इतना टाइम नहीं होगा, अभी से जो करना है बात करो, लिखने का तरीका ठीक है, आप छोटा लिख रहे हैं बढ़िया है, मतलब शॉर्ट में लिखना होता है इस तरह से ही, और प्लेट का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस थोड़ा ठीक से दिखा दो, अभी आपने बिना प्लेट को कन्वर्ज किए आपने वोल्केनो ला दिया, क्यों, फुल माउंटेन वाले पहले वाले डायग्राम में, उसको ठीक करना पड़ेगा। जी सर, बाकी एसोसिएशन वगैरह ठीक है, वर्ल्ड मैप लगेगा इसमें, मेगा भीड़ बहुत हो गई, लेकिन ठीक है, प्रयास अच्छा है आपका। फोल्ड माउंटेन का आपने डायग्राम बना भी दिया, कन्वर्जेंस का बता दिया, एसोसिएशन मतलब कंटेंट इतना ही लिखना था। मोली, बहुत नीट एंड क्लीन काम किया है आपने, हैवियर प्लेट और ये प्लेट देखो मिस्टेक छोटी सी तुम्हारे साथ भी वही हुई है, समझ गया क्या, प्लेट्स के नेम, प्लेट्स के नेम, हाँ जी, बाकी अच्छा लिख रही हो आप, मैप लगेगा। ध्रुव, हिंदी का है यार, अपलोड करने दो आंसर। बेटा ये मार्जिन बना लेते थोड़ी और ज्यादा यार, इतनी बना लो ताकि मुझे अंतर आपको भी समझ जाएगा कितने में बनता है डायग्राम, मत करो ये लोग, आप लोग मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्जिन जितनी एक्चुअल में छोड़नी चाहिए वो इतनी करीब छूटेगी, इसमें तुम्हें लिखना तब तो तुम्हें अंदाजा लगेगा। तो ध्रुव भूकंप से संबंधित अभी सकते हैं, ग्रेट यार, बढ़िया, अच्छा लिख रहा हूँ, अच्छा लिखा, अच्छा लिखा, डायग्राम भी चल जाएगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं होता हमारे पास इतना, लिखा तुमने, गुड। ध्रुव छोड़ना नहीं बेटा, लिखते रहो तुम्हें ना, समझ आई बात, हर दिन एक आध आंसर लिख लिया करो, बहुत जरूरी है। शुभम, शुभम भैया रिंग ऑफ फायर का तुमने 1000 ऑफ इंडोनेशिया और उसमें, अरे यार ये अब रिंग ऑफ फायर वाला डायग्राम क्यों बना रहे हो बार बार, और बना रहे हो तो उसमें पूरा मेंशन करो प्लेट, और शुभम पैराग्राफ इतने बड़े बड़े नहीं बनाने भैया, सुन रहे हैं क्या आप मेरी बात, मैप अच्छा बना सकते हो तुम, बना दिया, लेकिन इतना पैराग्राफ नहीं बनाना है, थोड़ा छोटा करो, थोड़ा उसको स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड कर दो। मिहिर, इसमें वो मैप बना सकते हो क्या प्लेट्स वाला, किस रीजन की बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, है ना, तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हयात, हयात ये बेटा क्या करा तुमने, पेंसिल भी चला ली, पेन भी चला लो, पर ठीक है, कंटेंट स्टार्टिंग का ठीक है, मार्जिन मार्जिन बना लो जरा, पॉइंट्स मतलब नीचे मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुमने पॉइंट कब शुरू किया है और कौन सा नया पॉइंट है, उसका कुछ इलाज निकालना पड़ेगा आपको हयात, है ना, मतलब वहीं से सब लाइन शुरू कर दी तुमने, पैराग्राफ कभी शुरू करते हैं थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं या पॉइंट बना देते हैं, वो थोड़ा सा कर दीजिए। शिखा, हिंदी मीडियम, मैप को और ठीक कर सकते हैं बेटा हम, लेकिन ठीक है आप प्रयास अच्छा कर रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक के डायग्राम को भी थोड़ा ठीक करो, कौन सी प्लेट है वो ओशन की प्लेट है, महासागरीय है वो लिखो, है ना, बाकी तो चल जाएगा, कंटेंट ठीक है। कुमार एनडी, कुमार एनडी मार्जिन नहीं है तुम्हारा, थोड़ा बना लो स्केल से, उसके बाद लिखो, बाकी तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप चीजें ठीक चल रही है। प्लेट्स के नाम चाहिए मुझे, प्लेट्स के नाम एंड डायग्राम, पिछले वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था क्या कुमार एनडी, डायग्राम शायद बना नहीं रहा। पल्लवी, पल्लवी बेटा ये मैप बना तो दिए हो तुम, ये नाम भी लिखना पड़ेगा ना अपने को, लोकेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन में कौन से फोल्ड माउंटेन है वो, मैप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम दर्शाएं, दिखाएं, तुमने दिखाया नहीं, या तो तुमने वो मार्क कर दो बस ऐसे,
नहीं, रीराइट की जरूरत नहीं है, उसको लिख देना बस। और बाकी तो तुमने एसोसिएशन कर ही दिया, ठीक है। प्लेट्स के नाम अगर लिख सकते हो तो लिख देना। अंश, डायग्राम मिस कर रहे हैं आप। अब तुम सोचो 10.5 मिनट में अपने लिखा है, डायग्राम मिसिंग हो गया है। इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आप कर दीजिए बड़ा, इतना बड़ा करोगे तो बढ़ जाएगा, छोटा करो, थोड़ा छोटा कर दो, डायग्राम बनाने में समय जाएगा। कंक्लूजन में खूब ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ा इनको काम की चीजें, फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कन्वर्जेंस का डायग्राम तो तुम बनाई दो। रोहित, वर्ल्ड मैप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट और बढ़िया से तुमने लिखा, लेकिन मुझे फिर फील आ रहा है कि तुमने ज्यादा लिख दिया है। मतलब टाइम 8-9 मिनट में हो गया तुमसे, 8 मिनट में हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ भैया इसको करना पड़ेगा, 10 मिनट भी बहुत दिक्कत है। प्लीज टेक इट सीरियसली, सबसे कह रहा हूँ, टाइम को लेकर बहुत सीरियस रहना तुम्हें। 8 मिनट मैक्सिमम, बस 1 सेकंड भी नहीं लिखने दूंगा आगे का मैं। अगले क्वेश्चन पे जाना ही पड़ेगा, 20 क्वेश्चन पूरे टाइम, सब चीज गलत हो सकती है, गणित नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा कर दिया तुमने, मतलब मेरे हिसाब से इंट्रो थोड़ा ज्यादा हो गया है, बड़ा पहला, नहीं तो तुमने जहां ब्रेकिंग पॉइंट्स बनाने थे तुमने कर दिए, मतलब ठीक है, लिखोगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी। श्रेया, मैं पेंसिल से बना दिया, ठीक है, एक बार पेन से ट्राई करके देखो, बाकी तो ठीक है, चलो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेटा पैराग्राफ बड़े बड़े दिख रहे हैं, नेक्स्ट वाला सेकंड पेज वाला, उसको थोड़ा वैसा कर दो। सर मेरा भी चेक कर दो। बेटा श्वेता, बैंक में जाती हो 2 घंटे लेट, ठीक है, आखिरी में नंबर आता है अपना, बैंक वाले को कहते हैं पैसे मेरे जमा करो पहले, सब लाइन से जा रहे हैं, मतलब है ना, समझदारी का परिचय दीजिए। तो श्रेया लिखते चलो, डायग्राम थोड़ा वो ठीक कर सकते हैं। भारती, भारती बेटा ये अक्षर की दिशा एक कर लो ना, कभी आप ऐसा अक्षर करती हो, कभी ऐसा कर दिया, फिर ऐसा टेढ़ा कर दिया, पैटर्न रखो ठीक है, थोड़ी मतलब विजिबिलिटी सुंदर दिखेगा, कुछ नहीं। कन्वर्जेंस तो तुम्हें समझ आ गया है, उसमें तो कोई कहीं से कहीं दिक्कत ही नहीं है, पर थोड़ा डायग्राम और ठीक किया जा सकता है। और इसमें वो वर्ल्ड मैप वाला भी हिस्सा बना के प्लेट्स के नाम भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ सर, मेरा ध्रुव से पहले और मूली के बाद अपलोड दिख रहा है, एक मिनट, वैसे गलती हुई होगी तो मैं दोबारा देख लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे पास उल्फत है, मेघा है, मूली है, मेघा है, शुभम है, मिहिर है, हयात है, शिखा है, कुमार, इंडी, पल्लवी नहीं है, आपका ऊपर होगा। अचिंत्य, अचिंत्य थोड़ा अक्षरों पे काम करना पड़ेगा आपको, मैंने पहले भी कहा है कि डायग्राम छोटे बनाने के लिए, तुम इतना बड़ा क्यों बना रहे हो डायग्राम? अक्षरों पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यार, मतलब मुझे ऐसा लगा, थोड़ा थोड़ा धीरे लिखो पहले आप स्टार्टिंग में, कंक्लूजन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। प्लेट का डायग्राम जो तुमने अधूरा बनाया पूरा, उसको कन्वर्ट कराओ, वोल्केनो बनाओ, उसमें अंदर जाने से हुआ क्या है, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी थोड़ी। शुभमयी, ज्योग्राफिक लोकेशन नीचे का तुमने किया है, ठीक है, इसको एक बॉक्स में बना दो, थोड़ा ठीक दिखेगा ये ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी तुमने तो लिखी हुई है बढ़िया से, गुड, क्या बात है। सॉरी, अंडरलाइन बहुत हो गई है, थोड़ी कम कर सकते हो तो कर लेना, है ना। अक्षर अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा है, और मैप बनेगा, बनाया होगा आपने तो बना देना। सॉरी शिवानी, तुमने आज किसी दूसरे का आंसर अपलोड किया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारा अक्षर नहीं है, है तुम्हारा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। आंसर पिछला हिंदी का लिखा है, इंग्लिश मीडियम में लिखा है? ये डायग्राम बना है, इसमें समय लगेगा, समय बहुत लगेगा तुम्हें, थोड़ा इसको समय को मुझे बताओ कितने टाइम में लिखा है इसको? हिंदी मीडियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस द्वीपों के क्वेश्चन को समझाइए। 12-4 मिनट ये देखो सजाने में चलेगा आपके, 1-2 आंसर तक मैं अलाउ कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे सबको टाइम पे लाना है, नहीं करना है ये काम, बिल्कुल करेक्ट वो 7 से 8 मिनट वाले आंसर चाहिए मेरे को, जिनका 2-2 बार चेक हो रहा है। ठीक है भाई, कंटेंट में दिक्कत नहीं है, ठीक लिखा है आपने। स्मृति, वर्ल्ड मैप ठीक है, मतलब और भी ठीक कर सकते हैं हम लोग, अंडरलाइन ओवर अंडरलाइन हो रही है, मतलब ऑलरेडी आप ब्लॉग 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 बना रहे हो तो थोड़ा सा देख लो, है ना। हाँ ठीक है, इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, भूलना नहीं। लो यार भैया तुम परेशान मत हो यार, कौशल कौशल तुम टेंशन मत लो जीवन में, तुमने मैप अच्छा बनाया है, फोल्ड माउंटेन सिस्टम, तुमने वहाँ प्लेट के नाम लिखने हैं, जो कि लिखना पड़ेगा तुम्हें, प्लेट के नाम भी लिख दो, है ना। और बाकी तुमने बढ़िया पॉइंट पॉइंट में आंसर लिखा, लिख तो तुम बहुत अच्छा रहे हो, गुड। रोज लिखना है तुम्हें, प्लेट के नाम मेंशन कर देना, मैप कितना टाइम लगा तुमको इसमें? अब दोबारा लिखना इसको 8 मिनट में, फिर आगे बढ़ा जीवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, किसका आंसर है? स्मृति, स्मृति मैंने बता दिया आपको ना बेटा, ये अंडरलाइनिंग की कहानी थोड़ी सी कम कर दो, है ना, बाकी अच्छा लिखा है तुमने। आर्यन, अक्षरों पे काम करना ही पड़ेगा तुम्हें, डायग्राम पे काम करना ही पड़ेगा, मतलब अभी समय है, जितना मौका है, कंटेंट में दिक्कत नहीं है, जितना हो उतना करूँगा, थोड़ा सा स्पेसिंग दो, अंडरलाइन कर लो, कुछ काम कीजिए, डायग्राम तो स्पेशली डायग्राम में कंटेंट चला भी लूंगा, कंक्लूजन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो इस चीज़ को जो थोड़ा ध्यान रखो। हिमांशु, ये नीचे के 2 डायग्राम क्या बनाया बेटा तुमने, एकदम वहीं गुजर गुजर करके, थोड़ा दूर दूर खुल के बनाया करो, है ना, इसको थोड़ा ध्यान दो। साक्षी, दूसरा पेज थोड़ा भीड़ हो गई क्या, थोड़ा दूर दूर कर दो पॉइंट, थोड़ा स्पेसिंग कर दो बस, बाकी तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें काम काम की, और इसको 8 मिनट के अंदर एंड करना है, अगली बार से ध्यान रखना। 1.5 मिनट भी नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, मुझे 8 मिनट में चाहिए। हाँ विशेष, विशेष बेटा देखो, अब एक आंसर आया अपने पास, देखो मैं गलत नहीं कहूँगा इसे, लेकिन हमें थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेंगे, ये एक अच्छी आर्ट है आपके अंदर, बट इसको तुम बस एक ही बार यूज़ करो आंसर में, मल्टीपल टाइम मत यूज़ करो इसे, बार बार यूज़ करने में उतना ही, मतलब स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे विशेष में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जब पॉइंट बना रहे हो तो उसको पूरा, या तो जैसे ये है, एक तो ये पहले लिखना था तुम्हें, टाइप को तुम बाद में जो पूछा उसी सीक्वेंस में तुम लिखो, ज़्यादा बेनिफिट है। नोट्स का फॉर्म कम यूज़ करो, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। रोहन, बाकी तुम लिख लोगे, मतलब विशेष ऐसा कुछ नहीं है। रोहन बेटा, डायग्राम पहला वाला क्या बनाए हो तो ठीक से बनाओ उसे, इसे आधा अधूरा मत बनाया करो, है ना। उसके बाद में ये नॉर्थ अमेरिका को भी ठीक करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, कंटेंट में दिक्कत नहीं है, स्पेसिंग ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। भूमि, छोटा करो डायग्राम, इतना बड़ा क्यों बनाया है,
और रिंग ऑफ फायर थोड़ी पूछा उसने, जो तुमने रिंग ऑफ फायर का डायग्राम बना के रख दिया, वो वहां पर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स लिखना पड़ेगा, उनकी कौन कौन सी प्लेट्स हैं, वो वाला डायग्राम बनेगा यहाँ पे, दूसरा वाला तो चल जाएगा। ठीक है वैभव, वैभव ये नीचे इकट्ठा हो गया क्या प्लेट प्लेट, थोड़ा सा इसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बाकी अक्षर वगैरह ठीक है, कोशिश करना तुम्हें टाइम टाइम करना पड़ेगा, बड़े अक्षरों में दिक्कत है, स्पेसिंग का इशू ना हो बस। अमित डायग्राम पे काम करो, बाकी ठीक है। हर्षित इस बार ठीक स्थिति दिख रही है मुझे अक्षरों में, गुड। कन्वर्जेंस वाला डायग्राम आप बना सकते थे इसमें, ओशन ओशन कन्वर्जेंस वाला। संध्या ठीक है बढ़िया, डायग्राम भी ठीक है, प्लेट्स के नाम लिखने होंगे डायग्राम यदि बना रहे हैं तो। हाँ वैशाली, स्टार्टिंग फेज ठीक है, इंडोनेशिया वाला उतना एरिया ठीक है, प्लेट्स का बॉर्डर बना सकते हो, तो मार्जिन बना सकते हो, तो आंसर ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान रखना है। अंजू, अंजू गुड, थोड़ा मुझे लग रहा है शब्द कम पड़ रहे हैं, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन लगेगा, थोड़ा और लिख दो, या एक आध मैं वर्ल्ड मैप पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, वर्ल्ड मैप पे वाला डायग्राम बना दो प्लेट्स का। वैशाली डायग्राम तो ठीक है तुम्हारे, इसको 8-9 मिनट में लिखने की कोशिश करनी है। वाइटनर जुगाड़ वाला मत काम करो, जो है उतना समय थोड़ी है अपने को। मैं मतलब मैं फाइनल आंसर थोड़ी चेक करूंगा, वो एग्जाम यूपीएससी वाले चेक कर रहे हैं, तो वाइटनर का जुगाड़ मत करो। बाकी ठीक है कंटेंट में। यश 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 तो यश जो है मैं देख रहा हूँ, पहला पेज तो ठीक है तुम्हारा, दूसरे पेज में भीड़ बहुत कर दी तुमने, है ना। एक्सटेंशन भी बोलते हैं उससे, अंडरलाइन कर दो तुम कहीं कहीं बीच में, जहाँ तुम्हें ठीक लगे, काम काम की चीज़ थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा ओवर अंडरलाइनिंग नहीं। हो गया बस, चलो। भारवी मैप इज गुड, प्लेट्स के नाम लिखा है तुमने, नाइस। दूसरा पेज पे अच्छा लिखा है तुमने, बढ़िया। सिमरन ज़्यादा भीड़ तो नहीं हुई, टाइम देख लेना है ना, इतने में लिखा है। वर्ल्ड मैप में एक बार फुल माउंटेन लिखना पड़ेगा। कंटेंट ठीक है, मैं तुम्हें अक्षरों पे तो चलो ठीक चल जाएगा, डायग्राम ठीक कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सिमरन वर्ल्ड मैप बनेगा है ना उसका। क्रिश शब्द मुझे कम लग रहे हैं, वर्ड लिमिट नंबर कट जाएंगे, थोड़ा और लिखो इसमें। विभा बढ़िया, बहुत बढ़िया, साफ सुथरा काम है, 8-9 मिनट में लिखना है लेकिन बेटा इसे, ठीक है। सर मेरा आंसर स्किप किया आपने इस बार भी, नहीं मेरे पास आया नहीं है, लिस्ट लाइन में जो सीक्वेंस है उसमें नहीं आया। सीक्वेंस में नहीं आया। इसके बाद में वसीम, हाँ इंडियन भी ले लो साथ में, वसीम यार ये डायग्राम चाहिए यार अपने को स्टार्टिंग में, यार पेज बहुत वैसा हो जाएगा नहीं तो मोनोटोनस। स्टार्टिंग में कन्वर्जेंस वाला डायग्राम दे दिया, प्लेस बता दो कहाँ पर है ना, बाकी अक्षर को देख के लग रहा है तुमने पेज लिखा, थोड़ा 8-9 मिनट में लिखने की कोशिश किया हो, है ना। और कन्वर्जेंस, ये जो प्लेट में जो कन्वर्जेंस तुमने लिखा उसको अंडरलाइन कर दो, बाकी ठीक है मतलब चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कल चेक करूंगा मैं। आर के ब्लॉग इज ग्रुप ऑफ आइलैंड क्लस्टर और चेन, और ये वो अंकिता, प्लेट के नाम चाहिए मुझे उसमें। जी हाँ बिल्कुल, कंक्लूजन में इधर आर के ब्लॉग मोस्टली फाउंडिंग, ठीक, और लिखा होगा शायद आपने यहाँ पे, बट इतना तो ये आखिरी में भीड़ क्या करते, थोड़ा दूसरे पेज पे लिख लो। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, कल अब जिनका चेक हो गया आज वो कल अपलोड नहीं करवाऊंगा, मना कर दूंगा मैं, जिनके नहीं हो कल अपलोड कर दीजिए, अभी मैं 2-3 दिन कंटिन्यू कर दूंगा चेक, तो जिनके रह जाएंगे वो आ जाएगा नंबर। जी हाँ मतलब हम कोशिश करेंगे कि आज जिनके चेक हो गए उनके कल नहीं करूँगा मैं, सो टेंशन फ्री रहो, ये भी 2-3 दिन रखूंगा मैं कंटिन्यू, तो आ जाएगा नंबर, ऐसा कुछ नहीं। अब बाकी जो लिखा है आपने, जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे उनमें से कुछ छूट गया तो लिख के तुम रख लो, बेसिक आइडिया लगभग 60-70% तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं। एक ही बात रहेगी मेरे देखने की, तो वो मैं देख लूंगा एक बार, तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आंसर सबके चेक करी है समझ, ठीक है। कोशिश करो जो आप दूसरे आंसर आप लोग लिखोगे तो 8-9 मिनट के अंदर करो, ये ज़्यादा जल्दी। चलो थैंक यू। एक बार भी नहीं हुआ, कहाँ थे तो तुम शुरू के 3 दिनों में, क्यों जब भी 2 दिन पहले मैं कहाँ थे भैया आप, एक शुरू में मतलब पहले डरे हो तुम सब, वही कह रहा हूँ मैं, शुरू में सब लोग डरे हो तुम, और फिर उसके बाद बोले अब मेरे चेक, मैंने कभी 1-2 दिन 3 दिन पहले सबके लास्ट तक सबका चेक करा, किसका रह गया बता दूं, नहीं वो तो बोले सर सूरज, सूरज जैसे तुम घबरा रहे हो, तुमने पूरा पैराग्राफ भर के लिख दिया, थोड़ी स्पेसिंग को इंट्रोडक्शन छोटा कर दो। और फ्योर्ड, फ्योर्ड क्यों लिख दिया तुमने, फ्योर्ड का क्यों लिख दिया अभी आंसर, तुमने पुराने जो पहली बार चेक हुआ अभी 19 को ज्वाइन किया मैंने, और ये शुरू के पहले पहली यूनिट क्या शुरू करोगे, फ्योर्ड अभी मैं खुद बताऊंगा, बाकी बाद में लिखूंगा, डायग्राम वगैरह भी बनेगा भाई, अरे वहीं से लाइव नहीं आया तो पुरानी क्लास क्यों नहीं देखी सूरज तुमने, तुम रिकॉर्डिंग देखो शुरू करो, पुरानी क्लास पहले देखना शुरू करो, ये ऐसे तो तुम आधा पूरा ज्योग्राफी खराब कर लोगे। हाँ और किसका नहीं हुआ एक बार भी, कि मेरा वही, झूठ नहीं बोलना, मेरे से झूठ नहीं, मेरे से झूठ नहीं बोलना। हाँ अच्छा शिवानी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, तो कल मैं उन लोगों का दिन रख लूंगा जिनका एक बार भी चेक नहीं हुआ है ना, तो कल आप लोग पहले अपलोड कर दें, मैं बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट कर लूंगा, तो मेरे को आप लोग के आंसर पहले मिल जाए, ठीक है। तो कल जिनका एक बार भी नहीं हुआ उनका कल दिन रख लेते हैं, ओके।